बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम नावल मदारी की एक और एपिसोड शुरू करते हैं। वो अजीब मस्कीन सूरत और मुख्तसर किस्म का पुलिस इंस्पेक्टर था। वर्दी इसके तन लागर पर इतनी ढीली थी कि इस जैसे दो होते तो मिल के पहन सकते थे, लेकिन इसकी आवाज़ में बगैर सलेंसर वाली मोटरसाइकिल की आवाज़ जैसी करख्तगी थी। शालम तुम ही हो? चेयरमैन PHF इसने मुझे डांट के पूछा। मैंने कहा PHF से तो शायद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बनता है। मैं PGF का चेयरमैन हूँ। PGF इससे क्या बनता है? एक तो बड़ी मुश्किल है, ABCD वाली इतनी जमातें बन गई हैं कि कुछ याद नहीं रहता। मैंने कहा PGF से बनता है पीस जस्टिस एंड फ्रीडम पार्टी। लेकिन तुम कौन हो? उसने ऐसे सर हिलाया जैसे मेरी कम इल्मी पर अफसोस कर रहा हो। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर साबिर अली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा पहले साबित करो कि पुलिस की वर्दी में तुम कोई जाली इंस्पेक्टर नहीं हो। इसने अपना शनाख्ती कार्ड बड़ी नागवारी के साथ पेश किया। तसल्ली कर ले जनाब अली, ये नकली नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। इसने अंदर आके बड़ी मुशब्बा और तीखी नज़रों से कमरे के हर गोशे का जायज़ा लिया। पहले अलमारियाँ खोल के देखीं, फिर बेड के नीचे झांका, फिर बाथरूम का दरवाज़ा खोल के अपनी तसल्ली की। मैंने कहा आखिर तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? रईस ने तन से कहा क्या पता यार, कहीं नाजायज़ असला मिल जाए या कहीं से हेरोइन बरामद हो जाए। पुलिस मैन ने कहा लो जी, आप भी कमाल के बंदे हो। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। बंदा तो मैं खुदा का हूँ, कमाल मेरा दोस्त है। इसने कदर खफ़ी का इजहार किया। जनाब अली, आपको मजाक की बजाय मुझसे तावन फरमाना चाहिए, मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। मैंने कहा मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है यहाँ पर और क्यों? वो बोला अब सलाने वाला को गाली देना आपको जेब नहीं दे। ड्यूटी लगाई है SSP शौकत अली भुट्टा ने आपकी हिफाजत के लिए। मैंने कहा मगर मैंने तो इससे कोई दरख्वास्त नहीं दी थी। मगर अखबार वालों ने अखबार वालों से आपने ही कहा था कि आपका बयान भी छपा है अखबार में कि आपकी जान को दुश्मन है, ख़तरा है। मैंने कहा और तुम आए हो मुझे ख़तरे से महफूज रखने के लिए? वो बोला पहले आप बताएं ख़तरा कहाँ है, किससे है? रईस हंसा। अजी थानेदार साहब, पहले आप जाएँ, ऐनक लगा के आएँ जिससे ख़तरा नज़र आता है ना। मैंने कहा हाँ, ख़तरा तो हर जगह है, लेकिन ऐसे तुम्हें दिखाई नहीं देगा। वो कुछ हसियाना हुआ। देखें ना जी, आपने खुद ही फरमाया है कि आपकी ज़िंदगी के दुश्मन बहुत हैं। आखिर कौन है दुश्मन? मैंने कहा थानेदार साहब, आप इन दुश्मनों से निमटने के लिए अपने साथ कोई तोपखाना वगैरह लाए हो? बड़े डाढ़े दुश्मन हैं। वो इस तरह भी कैफियत में हाथ मलने लगा। जनाब अली, पुलिस से डाढ़ा कोई नहीं होता। अगर कोई खुद को समझता है तो उसकी गलत फहमी है। अब ज़रा नाम बताओ मुझे, कौन है लोग? मैंने कहा देखो, शेर का दुश्मन गिदड़ नहीं हो सकता। मेरे दुश्मन मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं और बड़ा असर रसूख रखने वाले हैं। मसलन मलक रब नवाज़ है, इसका नाम तो सुना होगा तुमने। इसकी सूरत पर 12 बजने लगे। मलक रब नवाज़? मैंने कहा क्यों? एक नाम सुन के ही हौसला जवाब दे गया। मेरे कहने पर इसे गिरफ्तार कर सकते हो तुम? इसने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी। क्यों नहीं, सबूत हो? मैंने कहा सबूत तो कोई बेवकूफ़ मुजरिम भी नहीं छोड़ता पुलिस के लिए, और ये सिर्फ एक नाम है। ऐसे नाम है जिन पर हाथ डालना आसान नहीं। इनके अलावा लोग खुद कुछ नहीं करते। ये दुश्मन सिर्फ हुक्म देते हैं, बाकी इनके गुलाम ही करते हैं। तुम मुझे किस किस से बचाओगे और कहाँ कहाँ से बचाओगे? साबिर अली, फ़र्ज़ करो किसी ने मुझ पर गोली चलाई तो क्या तुम गोली को रोक लोगे? वो पहलू बदल के बोला मैं से पकड़ूंगा गोली चलाने वाले को। रईस हंसने लगा। वो कैसे प्यारे? क्या कोई सामने आके गोली चलाएगा और तुम्हें मौका देकर किसे गिरफ्तार कर लो? मैं इसे था गोली मार दूंगा जाए वारदात पर। मैंने कहा लेकिन मेरे मर जाने के बाद आफरी ने तुम पर ये इस पुलिस अफसर ने किया था जिसने लियाकत अली खान पर रावलपिंडी की जलसे आम में गोली चलाने वाले को वहीं शूट कर दिया था। हालांकि वो इसे गिरफ्तार भी कर सकता था, इसे यही हुक्म था। बाद में इसे कत्ल का और कातिल का सुराग मिटाने पर इनाम से भी नवाजा गया था। रईस बोला। साबिर अली ने बेचारगी से कहा अपनी मर्ज़ी से हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो गुलामों के गुलाम हैं। हम अफसरान बाला के गुलाम हैं और वो आपके गुलाम हैं। रईस हंसने लगा। अफसरान बाला को गुलाम कह के क्यों गुनाहगार होता है प्यारे? वो हमेशा हाकिम रहे हैं और रहेंगे। मैंने कहा हम जैसे तो आते जाते रहते हैं, वज़ीर से वज़ीर आज़म तक सबकी नौकरी कच्ची ही रहती है। पक्की नौकरी है थानेदार की, जो बादशाह होता है। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब अली? साबिर अली कुछ देर बाद बोला। मैंने कहा ऐसा ही साबिर अली, मेरा इस बात पर पुख्ता अकीदा है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है और फरिश्ता उजल का रास्ता दुनिया को कोई सिक्योरिटी सिस्टम आज तक नहीं रोक सका। फिर तुम क्या कर लोगे? लेकिन अब तुम ही आ गए हो तो नीचे जाओ और होटल की इंतज़ामिया से रजू करो। इन्हें बताओ कि तुम्हें मेरे लिए खुसूसी हिफाजती इंतजाम पर मामूर किया गया है। होटल वालों की अपनी सिक्योरिटी फोर्स है, देखो वो किस हद तक तुम्हें दखलअंदाज होने देते हैं। वो कुछ मायूस हुआ। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा कि तुम हर जगह मेरे साथ साए की तरह नजर आओ। तुम्हारी वजह से मैं मारा जाऊँगा, ये मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए। फिर मैं क्या करूँ जनाब अली? मैंने कहा तुम फ़िलहाल आने जाने वालों पर नज़र रखो। कोई मुझसे मिलने आए तो पहले मुझे बताओ, फिर इसकी शनाख्त की तस्दीक करो। वो कौन है, क्या चाहता है, मुसल्ला तो नहीं है? जिस पर तुम्हें शक हो या जिससे मैं न मिलना चाहूँ, इसे रोक लो। क्या पहले कभी तुमने किसी VIP के साथ सिक्योरिटी ड्यूटी की है? वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। पहले? नहीं जी, मेरा मतलब है हाँ जी। एक मिनिस्टर साहब थे, शेख अनायतुल्ला संदार, फोत हो गए बेचारे। अपने गांव से वापस शहर आ रहे थे, रास्ते में मुखालफिन के साथ टकराव हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, 3 बंदे मारे गए, इनमें शेख अनायत भी थे। मैंने कहा इस वक्त तुम इनके साथ थे? आहो जी, लेकिन मुझे मौका मिल गया
जीप के पीछे घुसकर जान बचाने का? वो रवानी में कह गया। मैंने कहा यानी जिसकी हिफाजत के लिए तुम्हें भेजा गया था उसे तो तुम नहीं बचा सके, अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। वो सख्त खफीफ हुआ। देखो जी, निशाना ख़ता नहीं हुआ, वरना मैं भी साथ ही था और हमला हुआ तो ऐसे ही होता है। बंदा जब तक दिफाई पोजीशन इख्तियार ना करे मुकाबला कैसे रख सकता है। 2 बंदे नीचे से फड़का दिए मैंने तो शेख अनायत के हरीफ सादिक अवान के हमायती मगर अखबार में डाकू लिखा गया था जो पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। मुझे तारीफ़ी सनद भी मिल गई थी। जब वो चाय पी के चला गया तो मैंने फिर शबनम को फ़ोन किया। लाइन ड्रॉप हो जाने की वजह से और फिर साबिर अली के आने से बात नामुकम्मल रह गई थी, लेकिन इसने कॉल बैक करके मुझसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। इस अंदाज़े बेअतनाई से भी साबित होता था कि मेरे गुज़श्ता शोब के रवैये से अभी तक वो आज़ारदा है। अब ये अखलाकी तौर पर मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं इसे मनाऊं, लेकिन मैं ये तय करने से कासिर था कि इसे मनाने के लिए मुझे क्या कहना चाहिए। सिर्फ सॉरी कहने से बात नहीं बनती थी और इससे आगे जाता तो मुझे कहना पड़ता कि खातून मुझसे गलती हुई, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि वही करूँगा जो आप चाहती थी। ज़ाहिर है ये नामुमकिन था। मैं ये कैसे तस्लीम कर सकता था कि मैंने जो भी किया है वो सही नहीं था। घंटी कई बार बजी और बिलाखिर एक वॉचमैन ने रिसीवर उठा के मुझे मुतला किया कि ऑफिस में इस वक्त कोई भी नहीं है। मैंने शिकायती लहजे में कहा, अभी कुछ देर पहले तो मैंने बात की थी आज़ाद साहब से। ज़रूर की होगी, वॉचमैन ने एक मंतकी जवाब दिया। कुछ देर पहले वो मौजूद थे, अब जा चुके हैं। और रिसीवर रख दिया। उल्लू की पट्टी, मैंने आवाज़ बुलंद कहा और रिसीवर पटक दिया। नखरे दिखाती है मुझे, जहन्नम में जाए मेरी तरफ से। शबनम की लड़ाई हुई थी तेरे साथ? रईस मुस्कुराने लगा। मैंने कहा हाँ, किस बात पर? मैंने कहा यार मेरे और शबनम के ताल्लुकात में बड़ी गड़बड़ है और यह गड़बड़ अचानक नहीं हुई। बहुत अरसे में हालात इस इंतहा तक पहुँचे हैं कि एक तरफ तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, दूसरी तरफ मेरे लिए लगी लपटी लेके बगैर इसे ये बताना नागुज़ीर हो गया है कि इसके और मेरे दरमियान ताल्लुकात की नोयत वो नहीं हो सकती जो शाह आलम और शबनम के दरमियान बहुत अरसा रही। मैं वो सब नहीं कर सकता जो वो चाहती है। रईस ने सोच के एक अहमकाना सवाल किया, वो क्या चाहती है? मैंने भुना के कहा, तेरा सर। अबे वो चाहती है कि मैं उसके साथ वैसे ही जज्बाती ताल्लुक़ रखूं जैसे शाह आलम रखता था, और वो बड़ी फ़ियादी दिखाती थी इस मोहब्बत में जो हवस के सिवा कुछ नहीं थी। अलानिया कहती फिरती थी कि वो शाह आलम से मोहब्बत करती है और इसे किसी बदनामी की परवाह नहीं, जिसका जो दिल चाहे कहे। इसने शाह आलम के शादीशुदा होने पर भी खुद अपने साथ एक समझौता कर लिया था। वो बीवी की जगह नहीं ले सकती और ना लेगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे बीवी इसकी जगह नहीं ले सकती। मालूम नहीं रक्षी ने इस बेहुदा सूरत हाल से कैसे समझौता कर रखा था। अबे कैसे, क्या वो मजबूर थी? अपने रवैये से मैंने शबनम पर बहुत अच्छी तरीके वाज़ा कर दिया था कि मैं शाह आलम नहीं नासिर अजीम हूँ, तो वो परेशान है और मुझे भी परेशान करती है। मैं 2 महीने बाद लौट के आया था। इसने कल रात ऐसे बिहेव किया जैसे वो मेरी बीवी है। जुदाई की एक एक रात इसके लिए मेरे इंतज़ार में अंगारों पर लौटने काफ़ी थी, और मैं वापस आया हूँ तो जुदाई की ये लंबी स्याह रात भी ख़त्म हो जानी चाहिए। इसी ये तवक्का थी मुझसे कि ऐसी ही बेकरारी मेरे जज्बात में होगी और मैं इजहार मोहब्बत में इतना ही बेख्तियार वालेहानापन दिखाऊँगा जितना वो दिखाता। शाह आलम 1000 बार इस पर वाज़ा किया है कि मैं अब वो नहीं हूँ, मगर इसकी आदत बिगड़ी हुई है। बेशक आदत बिगाड़ी थी खुद शाह आलम ने, लेकिन इसे आज़ादी और मुकम्मल खुद सपुर्दी की इजाज़त देने वाली कौन थी? खुद शबनम। इस मसले पर कई बार हमारे दरमियान रंजिश हो चुकी थी। वो समझती है कि मैं इसे ठुकराता हूँ, इसकी नस्वानियत के वक़ार को ठेस पहुँचती है, मगर मैं क्या करूँ? मैं इसकी बेअनवान ख्वाहिशात के आगे सर तस्लीम कैसे करूँ? गुज़श्ता रात फिर यही हुआ और इसने भी हद ही कर दी। वो यहाँ सोना चाहती थी, मुझे इस पर एतराज़ था। मैं समझता था कि खलवत में जज्बात की चिंगारी भटक कर आग बन सकती है, मगर इसने शराफत से अलग होने का वादा तो मैं मान गया। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने सोचा कि वो अकेली कहाँ जाएगी और इसके वादे पर एतमाद कर लिया, मगर मैं इसने तन्हाई से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो इस हद तक गिर गई कि मुझे अब भी सोच के शर्म आती है। मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। रईस ने सब सुन के कोई तबसरा नहीं किया। वो मुतफक्किर और परेशान नज़र आने लगा था। मैंने एक मुख्तसर वक्फे के बाद कहा, तो मेरी पोजीशन समझता है रईस, मैं शबनम से इसकी मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत करने पर कादिर नहीं हूँ। मोहब्बत के बारे में ये जान लाना कि ये की नहीं जाती, ये बड़ी आफाकी सच्चाई नाकाबिल तरवीर। शाह आलम अल्लाह इसकी मग़फ़िरत ना करे के साथ प्यार का ड्रामा कर सकता था और करता था। शबनम का जिस एहसाल करके वो शबनम के जहन को इस्तेमाल करता था, सिर्फ एक औरत ही नहीं थी, वो एक धांसू जर्नलिस्ट थी। औरत इसके इशारे आबरू पर अपना सब कुछ शाह आलम हवाले कर देती थी तो सहाफ़ी खुद इसके काबू में आ जाती थी। वो शबनम से दोहरा फ़ायदा उठाता था। वो वैसे भी अयाश आदमी था जिसके कोई इखलाक असूल वगैरह नहीं थे, मगर मैं शबनम से झूठ नहीं बोल सकता था। इसके साथ मोहब्बत का टॉनिक नहीं रचा सकता था। मैं इसकी यकतरफा मोहब्बत वाली जज्बाती मजबूरी के नज़रिए का मुस्तरद नहीं करता, मगर इसके जवाब में शबनम को झूठ मूठ की मोहब्बत भी नहीं दे सकता। शायद ऐसा करना तेरे लिए नामुमकिन होगा। एक महबूबा को गिरी हुई औरत की तरह दाश्ता बना के नहीं रखा जा सकता। तेरे मेरे जैसे लोग तो दाश्ता रखने के असूल को भी इखलाकी तौर पर कबूल नहीं कर पाते और महबूबा को इस मकाम पर ला के इसकी तजलील नहीं कर सकते जिससे आदमी मोहब्बत करता है। इसे रसवाई नहीं दे सकते, इसकी इज़्ज़त पर हर फ़ायदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मोहब्बत को हवस की कुर्बानगाह पर भीड़ चढ़ा दे, इतना गिर नहीं सकता।
ये कुछ मैंने चंदा के बारे में सोचता हूँ और इसलिए वो मुझ पर पूरा एतमाद रखती है। वो सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे साथ अकेली हो तो मैं इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता हूँ। कल रात शबनम की जगह अगर चंदा होती तो हम शायद सारी रात बातें करते रहते। फिर मुझे शब खैर कह के बड़े सुकून से मेरे बेड पर सो जाती और मैं इसे कंबल उड़ा कर सोफे पर लेट जाता और इसी तरह सुकून से सोता। इस मसले का कोई हल भी है? रईस खान ने बहुत देर गौर फरमा के कहा। मैंने कहा हल तो निकालना ही पड़ेगा कोई। इसने सख्त तजलील महसूस की होगी गुज़िश्ता रात। बात वो भी गलत नहीं कि ठुकराई हुई औरत नागन से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, मगर मैं नहीं समझता कि शबनम के जज्बात का रुख इतनी जल्दी पलट जाए। वो किसी मनफी रवैये की इंतहा तक नहीं जा सकती क्योंकि वो ज़हीन है और अपनी अकल और सोच पर इख्तियार भी रखती है। लेकिन मुझे इसके साथ अपने ताल्लुक़ की नौइयत को नए सिरे से डिफ़ाइन करना है। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए। बेशक वो बड़ी अच्छी लड़की है, मेरी और हम सब की बहुत मुखलिस और भरोसे के काबिल दोस्त है, लेकिन मेरे साथ वो अपने ताल्लुक़ को एक औरत की नज़र से देखती है। ये गलत है क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं से खुद किसी खुद फरेबी का या खुश फहमी में मुबतला नहीं रख सकता कि एक ना एक दिन मैं इसे अपना लूँगा। ये झूठ बोलना मेरे बस की बात नहीं और इसे मतलब के लिए इस्तेमाल करना मेरे नज़दीक ज़लालत है। अगर इस बात का कोई इम्कान होता कि मैं इसे चाहने लगूंगा और मुस्तकबिल में शायद कभी इसे शरीक हयात भी बना लूँगा तो मैं इस ताल्लुक़ को शबनम की नज़र से देखते हुए निभाता रहता। मगर यार वो शाह आलम की महबूबा थी, महबूबा की यादाश्ता थी। सारा ज़माना ये जानता है। मैं इस एहसास से समझौता कैसे कर सकता हूँ? इसने तो समझौता कर लिया है ना। मैंने कहा यही तो सारी ख़राबी है। इसने मान लिया है कि मैं पहले नासिर अज़ीम था, फिर शाह आलम बन गया और अब दोबारा नासिर अज़ीम बन गया हूँ। ये मेरे खारजी हालात के तकाजे थे। इसका ये समझना जायज़ है कि नाम बदलने से जज्बात तो नहीं बदल सकते। आलम इसे चाहता था, हालांकि वो चाहत नहीं थी। ऐसे ही नासिर अज़ीम को इसे चाहना चाहिए। इसमें सोच विचार या तजब्जुब कैसा, लेकिन मैं जानता हूँ और तू जानता है कि सच क्या है। ये बात उसे कैसे समझाएगा? इसे समझनी पड़ेगी कि अब शाह आलम के जज्बात भी बदल गए हैं और वो शबनम के साथ प्यार का खेल जारी नहीं रख सकता, क्योंकि ये झूठ बोलना मेरे बस में नहीं। ये कभी मुमकिन नहीं कि नासिर अज़ीम जज्बाती तौर पर शबनम के इश्क में मुबतला हो जाए और इस बात का कोई भी इम्कान नहीं कि मजबूरन इसे अपनी शरीक हयात तस्लीम कर ले। चुनांचे इसके साथ किसी किस्म के जज्बाती ताल्लुक़ का वैसे भी कोई जवाब बाकी नहीं रहता। अब शबनम को तय करना ही होगा कि वो मेरे साथ बेगर्ज और बेतलब दोस्ती रखना चाहेगी या नहीं। वो अकील व बालिग है, अपने कौलो फ़ेल के खुद जिम्मेदार है। अगर मुझे छोड़ के वो किसी और से रब्ता इस्तवार कर लेती है तो इसकी मर्ज़ी, मैं एतराज़ करने वाला कौन? वो पूछेगी नहीं कि तुम्हारे ख़यालात में ये इनकलाब क्यों? मैं वो कह सकता हूँ कि अब मेरे जज्बात पर वो नहीं रहे। जज्बात क्या बदल नहीं सकते? नहीं, मोहब्बत में तो ये मुमकिन नहीं। लेकिन शाह आलम को शबनम से मोहब्बत ही कब थी? वो तो अपना मतलब निकाल रहा था। मैं ये इल्ज़ाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ कि मेरा इससे दिल भर गया है। मतलब निकल जाने के बाद मैंने नज़रें फेर ली हैं। मैंने कब इसके साथ ज़िंदगी निभाने के कौलो करार रखने हैं। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो वफा मेरी सरशत में ही नहीं। मैंने यानी शाह आलम ने पता ही नहीं किस किस से दिल लगाया और दिल लगी करके छोड़ दिया। वो चंदा से हसद में मुब्तला हो जाएगी। हो जाए, इससे चंदा या मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है? वो खुद हमेशा दावा करती रही है कि इसे रक्षी से कोई बुग़्ज़ और हसद नहीं। अब अगर रक्षी की जगह चंदा का नाम आ गया है तो बर्दाश्त करे, जैसे पहले करती थी। वो तो हमेशा यही कहती थी कि मेरी मोहब्बत गैर मशरूत है और सबसे अलग है। टेलीफोन की घंटी बजी तो मैंने रिसीवर उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से होटल के इंतजाम में किसी रुकन ने कहा, सर ये पुलिस का सब इंस्पेक्टर साबर अली हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? वो हर आने जाने वाले से शनाख्त तलब कर रहा है, हाल में बैठे हुए लोगों से शनाख्त मांग रहा है। मैंने कहा तुम इसके साथ जैसे चाहो डील करो, इसे मैंने नहीं बुलाया। एसएसपी शौकत अली भुट्टा ने खुद से मेरी हिफाजत के लिए भेज दिया है। हमने इसे होटल से बाहर निकाल दिया है। एसएसपी क्या हम डीआईजी से बात कर सकते हैं? हमारी सिक्योरिटी के निज़ाम में पुलिस ऐसे मुदाखलत नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं अपनी हिफाजत के लिए किसी का मोहताज नहीं हूँ। खुदा पर भरोसा मेरे इत्मीनान के लिए काफ़ी है। एक और बात सर, कल जो लोग आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी बन के घुस आए थे, इनमें से 2 बाहर मौजूद हैं। मैंने कहा तुम इन्हें पहचानते हो? वो बोला कल दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक मैं ड्यूटी पर था सर, आपकी बात भी हुई थी मुझसे। मैंने कहा वो दोनों बाहर क्या कर रहे हैं? वो सब इंस्पेक्टर साबर अली से बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, इन 2 में से एक वो तो नहीं है जिसने खुद ASP व दिलावर शाह जाहिर किया था? राइट सर, इनमें से एक वही है, वो अंदर आ रहे हैं। मैंने कहा ओके, मैं देख लेता हूँ नीचे आके। शाह आलम PJF को पाकिस्तान आए 16-17 घंटे गुजर चुके थे। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रौदात अखबारों में शाया हुए भी कई घंटे बीत गए थे, मगर अभी तक इसका कोई हलचल पैदा करने वाला रद्दअमल सामने नहीं आया था। ऐसा लगता था शाह आलम के नाम को शैतान के नाम की तरह शोहरत देने वाले तमाम वाक़यात की पब्लिसिटी के बावजूद इसके हामी इसे भुला चुके हैं और अब इसकी खातिर सियासत के किसी खेल में फ़रीक बनने के लिए तैयार नहीं। वो अपने वक्त में कितना ही बड़ा मदारी क्यों ना हो, अब इसका तमाशा ख़त्म हुआ। अब वो कोई भी बच्चा जमूरा लेकर मैदान में आए, इसका रंग नहीं जमेगा। वो लाख डुगडुगी बजाने और कितना ही अकल को हैरान कर देने वाला खेल दिखाने का ऐलान क्यों ना करे, इसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं रहा। वो एक भोली हुई दास्तां और गुजरा हुआ ख्याल बन चुका था। इसका तलस्सुम गुजरे हुए वक्त की वो कहानी हो गया था जिस पर आप कोई एतबार करने को तैयार नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि सुबह से अब तक मुझे कम से कम 30-35 अफराद ने फ़ोन किया था, लेकिन ये तादाद शर्मनाक हद तक कम थी। जिस शहर में शाह आलम की पार्टी के हज़ारों कारकुन और लाखों नाम लेवा हों, वहाँ सिर्फ 30-35 अफराद का फ़ोन पर हाल पूछ लेना
सिर्फ इज्तिमाई लाताल्लुकी और मजमूई अदम दिलचस्पी को ज़ाहिर करता था। अगर वो हकीकी मानों में एक पॉपुलर लीडर होता तो मुल्क के गोशे गोशे से फ़ोन करने वाले टेलीफोन लाइनों को जाम कर देते। लाहौर में इसके होटल के बाहर जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का एक इज्तिमा होता और इसके कमरे में नेक ख्वाहिशात के तौर पर मशहूर होने वाले गुलदस्तों का ढेर लग जाता। बेशक गुज़श्ता शब मैंने एक खासी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाया था, लेकिन इसको मेरी सियासी कामयाबी से ज़्यादा शबनम की ज़ाती कोशिश का नतीजा समझा जा सकता था। इसने फ़र्दन सबको मदऊ किया था और शाह आलम के नाम से ज़्यादा एक 5 स्टार होटल के डिनर की कशिश ने सहाफ़ियों को खींच लिया था। अखबारों में शाया होने वाली रवादात भी अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तशहीरी मुहिम का एक हिस्सा थी, जो शबनम मेरे लिए किसी बहुत मुस्तैद और कामयाब PRO की तरह चला रही थी। अखबारी नुमाइंदे शबनम की अपील पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर पहुँच गए थे, लेकिन इस सियासी तमाशे की स्टेज पर मेरे साथ कुरैशी के सिवा कोई नहीं था। मेरी अपनी जमात के ओहदेदारों में से किसी ने वहाँ आके मुझे अपनी वफादारी और हमायत का यकीन दिलाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की थी। शायद कुरैशी ही मेरे सियासी अकेलेपन और मेरी नाकाम कोशिश का तमाशा इबरत देखने आया था। हकीकत ने अपना वजूद तस्लीम करा लिया था। शाह आलम अब एक ऐसा लीडर था जिसका वोटर कहीं नहीं था। जिस लीडर के साथ वोटर ना हो वो आम आदमी हो जाता है, और आम आदमी के साथ कानून के नाम पर लाकानूनियत के सारे हरबे आजमाए जा सकते हैं और फांसी का कोई भी फंदा इसकी गर्दन के ऐन मुताबिक करार दिया जा सकता है। ये तशवीशनाक बात थी। फरीद अब्बासी ने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया था कि हो सकता है कि मेरे खिलाफ पुराने मुकदमात की फ़ाइलें फिर खुल गई हों और मुझे तसीबत तलब मुकदमात मतलूब करार देकर गिरफ़्तार भी कर लिया जाए। अब मैं वो शाह आलम नहीं था जिसकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ इसके कारकुन एहतजाजी मार्च करते, जुलूस निकालते, हड़ताल कराते या दीवारों पर नारे लिखते। वो शाह आलम जब पहली बार मरा था तो इसके जनाजे में लाखों अफराद शरीक हुए थे और इसके शयान शान मज़ार बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील की थी और एक अकीदतमंद ने एक पुरफ़िज़ा मकाम पर लाखों रुपये मालियत का ज़ाती प्लाट वक्फ कर दिया था। अगर वो मज़ार बनता तो इसकी लागत करोड़ों तक पहुँचती, लेकिन एक शानदार और पुरशिकवा मतदफीन के फ़ौरन बाद ही ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि मरने वाला शाह आलम नहीं कोई हम शक्ल था। इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात ने और फिर शाह आलम की सियासी से दूरी और जलावतनी ने PJF के हामियों और कारकुनों को मायूस और बेहौसला और मुंतशिर कर दिया था, यहाँ तक कि आज शाह आलम का नाम किसी को मुतवज्जा करने में भी नाकाम था। असल शाह आलम को जब नकली करार दे दिया गया तो इसका मिज़ार भी एक जालसाज का मतफन हो गया और बनाने वालों ने इसे लावारिस छोड़ के बुला दिया। शायद मिज़ार के लिए प्लाट अतिया करने वाले ने भी अपनी पेशकश वापस ले ली होगी और खुदा का शुक्र अदा किया होगा कि जज्बात की रो में बह के इसने लाखों की कीमती ज़मीन नहीं गंवाई। शाह आलम की कब्र का आज रोए ज़मीन पर नाम निशान बनाने वाला भी कोई नहीं होगा। तकदीर के खेल बड़े सितम ज़रीफ़ाना होते हैं। असल शाह आलम की मौत को पहले जज्बाती तौर पर तस्लीम कर लिया गया था और कानूनी तौर पर भी। फिर वक्त की एहसासी करवट ने हक़ाइक़ का मफ़हूम बदल दिया और ये तस्लीम कर लिया गया कि शाह आलम ज़िंदा है, लंदन में है। और अब मैं फिर हकीकत को अपने हालात के तकाज़ों के मुताबिक तस्लीम कराने के लिए कोशा था। अब बेवजूद शाह आलम को फिर मरना था और फिर दफन होना था और दुनिया को यह मानना था कि हाँ, अब शाह आलम वाकई मर गया है। शाह आलम की सियासी हैसियत ख़त्म हो जाने से मेरा काम आसान हो गया था और अब हालात की मुवाफ़क़त से फ़ायदा उठाना मेरे हाथ में था। फ़िलहाल 2 माह से शाह आलम की ज़ात अखबारात की सुर्खियों में ज़िंदा थी और वतन वापसी पर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वक्ती तौर पर इसे अहम भी कर दिया था। अगर ये वक्त गुजर जाता तो शाह आलम ख़बरों के पस मंज़र में चला जाता और गैर अहम गैर ज़रूरी सियासतदानों की तरह भुला दिया जाता, या फिर इसके ख़िलाफ़ पुराने जराइम के मुकदमा शुरू हो जाते तो इसका मरना भी मुश्किल हो जाता। ये शाह आलम को मौत से हमकनार करने के लिए मौजूद तरीन वक्त था जब इसने पहले से शोर मचा रखा था कि मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ, मैं वारिद हो गया हूँ, और इसके साथ ही ढोल पीट दिया था कि मुझे जान के दुश्मनों से ख़तरा है, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे खिलाफ़ साजिशें हो रही हैं। अगर ऐसे में वो गायब हो जाता तो हालात और वाक़यात की शहादत आज खुद ये साबित करती कि इसे दुश्मन ने अगवा कर लिया होगा। फिर कहीं इससे लाश मिल जाती तो कहा जाता कि वो गलत नहीं कहता था, दुश्मनों ने मिलाकर इसे मार ही दिया। लेकिन इसके बाद कुछ ना होता। पहली मौत की तरह इसकी दूसरी मौत हंगामा खेज ना होती, कोई इसे चैलेंज ना करता, इसकी मौत को खामोशी से तस्लीम कर लिया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 ताज़ीती पैगाम शाये होते और बस। चुनांचे नासिर अज़ीम के लिए शाह आलम के पीछा करने वाले आसेब से जान छुड़ाने का यह बेहतरीन मौका था और मेरे लिए हसूल मकसद के प्लान पर बिला ताख़ीर अमल दरामद शुरू करना ज़रूरी था। ये सब सोच लेने के बाद मैंने अपनी तरजीहात का अज़सरनौ तय्युन किया और नासिर अज़ीम के सारे प्रोग्राम मनसूख कर दिए। पहला काम जो सब पर फोकियत रखता था, शाह आलम का पुरअसरार हालत में गायब होना। होटल के मैनेजर की इतला दुरुस्त थी तो इम्कानात के 2 मतज़ाद पहलू सामने आए थे। एक ये कि गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आने वाला ASP दिलावर शाह कोई जालसाज था तो ऐसा ही साबर अली भी जाली था। बसूरत दीगर इंस्पेक्टर साबर अली का अपने अफसर को पहचान के इससे बातें करना कोई काबिल एतराज़ बात नहीं थी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इंस्पेक्टर साबर अली की तो खैर सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई गई थी, इसलिए वहाँ मौजूद था। ASP दिलावर शाह कल रात यहाँ क्या कर रहा था और सुबह फिर क्यों आया था? क्या वो मेरी निगरानी कर रहा था? मैंने रईस से मशवरा किया और फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शौकत अली भुट्टा से सूरत हाल की वजाहत हासिल करने का फ़ैसला किया। आमतौर पर SSP अपने दफातर में कम बैठते हैं, वो इंतज़ामी नौयत की किसी मीटिंग में जली इंतज़ामिया के साथ मसरूफ़ ना हो, तब भी इनके सेक्रेटरी आम आदमी को यही जवाब देते हैं कि साहब मीटिंग में है। अब आम आदमी कौन है और ख़ास कौन, इसका फ़ैसला होशियार सेक्रेटरी ज़ाती तजर्बे और सलाहियत की बिना पर करते हैं। इन्हें मालूम होता है कि आजकल ख़वास में कौन शामिल है,
जब सेक्रेटरी ने 1 मिनट सर कहने के फ़ौरन बाद ही मेरी बात एसएसपी से करा दी तो मुझे यकीन आने लगा कि मैं अभी तक वीआईपी लिस्ट में हूँ। एसएसपी ने स्पार्ट लहजे में कहा, जी शाह आलम साहब। मैंने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। किस बात पर? मैंने कहा, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतनी अहमियत दी। वो बोला, आई एम सॉरी शाह आलम साहब, आज एक एमरजेंसी हो गई थी सुबह सुबह, मुझे तो अखबार की सुर्खियाँ देखने का मौका भी नहीं मिला। कोई ख़ास बात? मैंने कहा, आपने मेरी सिक्योरिटी को इतना अहम समझा। वो बोला, हमारे लिए तो सबकी सिक्योरिटी अहम है। मैंने कहा, कल रात मैंने अपनी ज़िंदगी को लाख ख़तरात का जिक्र किया था। आपने सुबह सुबह मेरी हिफाजत के लिए पुलिस फोर्स भेज दी। वो कुछ हैरान हुआ। मेरे पास आके रिपोर्ट करने वाले एसआई साबर अली ने तो यही कहा था कि आपने इसकी सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई है। वो चंद सेकंड बाद बोला, ये सब इंस्पेक्टर कहाँ है इस वक्त? मैंने कहा, मैं जिस होटल में मुकीम हूँ वहीं नीचे लाउंज में। वो मेरे साथ रहना चाहता था मगर मैंने कहा। एसएसपी ने मेरी बात काट दी। एक्सक्यूज़ मी शाह जी, ये कोई गलत फहमी है या गलत बयानी। मैंने किसी को ड्यूटी नहीं लगाई। आप जैसे बड़े लोग तो वैसे बयान देते ही रहते हैं, मगर जब तक वो खुद हमसे बराह रास्त सिक्योरिटी ना मांगे, अफसरान बाला का या अदालत का हुक्म ना हो, हम अपने तौर पर किसी के लिए खुसूसी हिफाजती इंतजाम नहीं करते। मैंने कहा, आपका मतलब है साबर अली झूठा है? यस, झूठा वो यकीनन है, लेकिन जालसाज भी हो सकता है। आपने इससे कहा था कि अपनी शनाख्त कराए। मैंने कहा, मैंने इसका शनाख्ती कार्ड चेक किया था। आप इसे बुलाएं और इसे कहें कि मुझसे बात करें। मैंने कहा, अभी बुलाता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरी एक उलझन दूर कर दें तो बड़ी अनायत होगी। कैसी उलझन? मैंने कहा, ये एसपी दिलावर शाह कौन है? ये एक नया अफसर है, मर्दान से पोस्ट होकर अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आया है। मैंने कहा, मैं आपके ओहदे की हसास जिम्मेदारियों को समझता हूँ और ये भी मुमकिन है कि किसी और के ईमा पर ऐसा हुआ हो, लेकिन कल शाम वो सादा लिबास पहने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के दरमियान क्यों मौजूद था? इसकी ड्यूटी लगी होगी, मगर मैंने बहरहाल नहीं लगाई थी। एसएसपी साहब, पॉलिटिकल नौयत के इज्तिमात की रिपोर्ट लेना बाज़ औक़ात एक महकमा जाती ज़रूरत होती है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन एक तो इसने झूठ बोला था कि मैं सहाफ़ी हूँ। इसका झूठ पकड़ा गया तो इसे खासा बेइज्जत होकर रुखसत होना पड़ा। मालूम नहीं इसने ये बेवकूफ़ी क्यों की। मैंने कहा, बाद में इसने होटल की इंतज़ामिया पर वाज़ा कर दिया कि वो कौन है। इसके साथ 3 आदमी और थे। वो सब दिलावर शाह की तरह पकड़े गए थे और धक्के देकर निकाले गए थे, मगर वो बाद में दिलावर शाह के साथ होटल की लॉबी में बैठे रहे और इन्होंने खुद को कस्टम के अफसरान ज़ाहिर किया। बदमज़गी से बचने के लिए सहाफ़ियों ने भी इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया और होटल की इंतज़ामिया भी खामोश होने पर मजबूर हो गई थी। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में इंक्वायरी हो तो लिख के रिपोर्ट कर दें। मैंने कहा, नहीं, वो बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब भी वो फिर होटल में मौजूद हैं। फिर मौजूद हैं? एसएसपी ने पुरख्याल अंदाज में कहा, जी, और ये सब इंस्पेक्टर साबर अली वो भी इसके साथ है। देखिए, अगर मेरी निगरानी की जा रही है। एसएसपी ने फिर मेरी बात काट दी। आई एम सॉरी शाह आलम साहब, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे इल्म में कुछ नहीं। मैंने कहा, इस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस इंतजामिया के सरबराह तो आप ही हैं ना? हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात अफसरान बाला को भी ऊपर से खुफिया अहकाम आ जाते हैं और मुझे बताए बगैर भी फैसले कर सकते हैं। अब मुझसे वजाहत तलब ना करें, बराह रास्त दिलावर शाह से बात करें या फिर ऊपर वालों से पूछें। इसने खासी नागवारी से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। एसएसपी का मेरी बात से जुज़बजुज़ होना गलत ना था। वो बड़े से बड़े सियासी लीडर को भी पुलिस इक़दामात का जवाब पेश करने का पाबंद नहीं था और बज़ाहिर इस मामले से इसका ताल्लुक़ भी महसूस नहीं होता था। ताहम इससे ये साबित हो गया था कि ना एएसपी जाली था और ना सब इंस्पेक्टर साबिर अली। वो दोनों किसी ख़ास मकसद के तहत यहाँ मौजूद थे जो वाज़िया नहीं था। रईस ने कहा, अबे यार, जाके इन्हें पूछ लें कि भाई आखिर क्या चाहते हो तुम दोनों? तेरा क्या ख्याल है? वो बता देंगे। कभी नहीं। साबिर अली का झूठ तो पकड़ा जा चुका है। हो सकता है वो एक और झूठ बोल दे कि एसएसपी साहब बड़े आदमी हैं, हुक्म देकर भूल गए तो इनसे कौन पूछे। एएसपी मेरे काबू नहीं आएगा। वो कहेगा कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और आपको कुछ भी बताने का पाबंद नहीं कि ड्यूटी क्या है। अगर आपको होटल में मेरी मौजूदगी पर एतराज़ है तो जाएँ ऊपर वालों से मेरी शिकायत कर दें। मुझे लगता है कि रईस मेरी निगरानी हो रही है कि मैं कहीं गायब ना हो जाऊँ। पुलिस ज़रूर मुझे गिरफ़्तार करने के चक्कर में है। वह कानूनी कार्रवाई पूरे करने के बाद मुझ पर डालेंगे। फरीदाबादी के अंदेशे बेबुनियाद नहीं थे। मेरे खिलाफ पुराने मुकदमात की फ़ाइलें खोल दी गई होंगी। रईस भी सोच में पड़ गया तो बात करके देख। मैंने कहा, मैं इनसे नीचे जाके मिलता हूँ, तो पहले निकल जा। मैं अब गायब होना चाहता हूँ, मगर खामोशी से नहीं। मुझे ऐसे पुरअसरार और सनसनीखेज़ तौर पर गायब होना के सब नोट करें। रईस हंसने लगा। फिर तो ऐसा कर, नीचे हाल में जाकर सबको मुतवज्जा करके, हाज़रीन नाज़रीन मेरी तरफ देखिए, मैं शाह आलम हूँ, चेयरमैन पीजीएफ। इस वक्त आपकी घड़ी में क्या और क्या वक्त हुआ है? 1:10 20 सेकंड, 10 मिनट और 25 सेकंड पर मैं गायब हो जाऊंगा। देखते ही देखते रहिए। 1 2 3, देखना कितनी सनसनी फैलेगी। मैंने कहा, मजाक मत कर, मैंने तरीका वारदात तय कर लिया है। मैं आज बल्कि अभी 2 घंटे के अंदर अंदर गायब ना हुआ तो किसी मुश्किल में ना पड़ जाऊँ। मैं गिरफ़्तार होने का रिस्क नहीं ले सकता। अबे तो सामान उठा अभी और चला जा कहीं भी। शबनम तेरे लिए रिहाइश का इंतज़ाम भी कर लिया है और ऑफिस का भी। अभी मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, तो चल मेरे साथ। नीलम के घर, वो बोला। मैंने कहा, बस वही एक महफूज जगह नज़र आती है मुझे। नासिर अजीम का ठिकाना या तो कमर का घर हो सकता है या नीलम का, जहाँ ये गवाही भी मिल सकती थी कि वो तो वहीं था। गुज़श्ता 2 महीने में भी जब लंदन से शाह आलम के बारे में ख़बरें मौसूल हो रही थी, नासिर अजीम लाहौर में था, नीलम के घर में था और इसकी गवाही देंगे हम सब। अगर ज़रूरत पड़ी, मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो जा बाज़ार और कुछ चीज़ें लेकर फ़ौरन वापस आ। एक तो मुझे चाहिए कोई वर्दी,
अगर इस होटल के वेटर्स या सिक्योरिटी स्टाफ जैसे मिल जाए तो ठीक है, वरना जो तुझे अच्छी लगे, बस मेरे साइज़ पर फिट होनी चाहिए। इसके अलावा रोज़ स्याही के लिए मुझे स्याही चाहिए। कौन सी, लिखने वाली या तवे की? रईस हंसा। मैंने कहा वाटर कलर आसानी से साफ़ हो जाते हैं। वो बोला मेरी मान तो हमेशा के लिए अपना मुंह काला कर ले, 15 दिन में एक बार चेहरे पर हेयर कलर लगा ले, फिर मजाल है जो कोई तुझे शाह आलम समझे। मैंने कहा ऐसे काले मुंह वाले को नासिर अजीम भी कौन समझेगा। रईस ने मेरा प्लान समझ लिया था। वो 1 घंटे में वापस आने का कह के चला गया तो मैंने भी नीचे हाल में जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। सब इंस्पेक्टर साबर अली मुझे गेट के पास कुर्सी डाले अखबार पढ़ा नजर आता था। मैंने दूसरी तरफ देखा तो हाल में फैली हुई ज़्यादातर मेज़ों पर खुशपोश और खुशहाल लोग नज़र आ रहे थे, जो यहाँ बिजनेस लंच पर मदऊ थे या खुद किसी को मदऊ करके लाए थे। वो एक दूसरे के वजूद से बेनियाजी अपनी बातों में मगन थे। मेरी निगाहें सब चेहरों का तायराना अंदाज में जायज़ा लेती हुई ASP दिलावर शाह तक पहुँची के रुक गई। वो अकेला नहीं था, इसके साथ एक खासी फैशनेबल खातून थी जो इसकी बीवी बहरहाल नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसके एतवार खासे आमियाना थे। वो उम्र में भी दिलावर शाह से ज़्यादा ही होगी, मगर इसने शौक मेकअप और अरियानी की हद की अल्ट्रा मॉडर्न लिबास की मदद से उम्र में 10 साल कम नज़र आने की भोंडी कोशिश ज़रूर की थी। इसका गिरेबान सामने से जितना कुशादा था, इससे कहीं ज़्यादा पुश पर कमर के निचले हिस्से तक आया हुआ था। वो मेज़ पर कोहनियाँ टकाए और अपना चेहरा दिलावर शाह के करीब लाने के लिए कुछ आगे झुक आई थी, और इस पॉज में दिलावर शाह के लिए मुमकिन न था कि वो सामने न देखे। अपनी हजानी मसरूफियत के बावजूद दिलावर शाह मेरी मौजूदगी के एहसास से बेगाना नहीं था। वो चोरी चोरी एक नज़र मेरी तरफ भी डाल लेता था और फिर 1.5 फुट दूर के मंजर गुम हो जाता था। मैंने खुद को शक से महफूज रखने के लिए हाल के आखिरी किनारे तक देखा और फिर पलट के अपने स्ट्रीट तक ले जाने वाले जीने पर चढ़ने लगा। अपने कमरे से मैंने ऑफिस का नंबर मांगा और असिस्टेंट मैनेजर से बात की। मैं शाह आलम बोल रहा हूँ। यस सर। मैंने कहा तुमने मुझे बताया था कि इंस्पेक्टर साबर अली ASP दिलावर शाह बातें करते अंदर आ रहे हैं। मैंने ऐसा ही देखा था सर। वो कितनी देर एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे थे? मैंने पूछा। वो बोला मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, शायद 5 या 6 मिनट का। दिलावर शाह इस वक्त भी हाल में है। इसके सामने एक औरत है। वो कौन है? ऐसे ही एक चलती फिरती औरत है, किसी न किसी के साथ लंच में शरीक हो जाती है, यहाँ अक्सर नज़र आती है। मैंने कहा थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अब तुम ज़रा इंस्पेक्टर साबर अली को ऊपर भेज दो। कह दो शाहजी बुला रहे हैं। यस सर। सब इंस्पेक्टर साबर अली 5 मिनट में ऊपर आ गया। आपने याद फरमाया जनाब अली। मैंने दरवाज़ा बंद करके इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। साबर अली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम ये है सर कि मक्खियाँ मारने की ड्यूटी बड़ी सख्त है। मैंने कहा मेरी अभी SSP शौकत अली से बात हुई है तो उसने कहा मैंने सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए चुन के बंदा भेजा है। वो कुछ नर्वस हुआ। अच्छा जी, ऐसा बोला इन्होंने? मैंने कहा क्या गलत बोला इन्होंने? नहीं, इतने बड़े अफसर हैं, गलत कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा अगर इन्हें ये मालूम हो जाए कि तुमसे इनसे मंसूब करके कोई गलत बात की है तो इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? इसका रंग ज़रा सी देर के लिए उड़ा। वो कुछ भी कर सकते हैं जी। मैंने कहा तुम किसी ASP दिलावर शाह को जानते हो? वो अब घबराहट में मुबतला होने लगा। जानता हूँ जी, मगर। मैंने कहा आखिरी बार तुमने इनसे कब मिले थे? आखिरी बार देखा था इनको हफ्ता भर पहले मुलाकात नहीं हुई थी। वो अफसर लोग हैं। मैंने इसे नज़र जमा के देखा। तुम कितने झूठ बोलोगे साबिर अली? इसने खुश लबों पर ज़ुबान फेरी। झूठ? मैंने गर्ज के कहा। हाँ झूठ। SSP शौकत अली ने साफ कहा कि इसने तुम्हारी ड्यूटी नहीं लगाई और वो तुम्हें जानता तक नहीं। वो जी मुझे तो इनके रीडर ने हुक्म दिया था। वो हकलाने लगा। मैंने कहा शट अप। कौन हो तुम साबिर अली? किसके लिए काम कर रहे हो? क्या मकसद है था ये झूठ बोल के मेरे करीब आने का? अभी कुछ देर पहले ASP दिलावर शाह ने तुमको हदायत दी थी। इसने ढाई से कहा। मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। मैंने एकदम इसकी गर्दन दबोच ली। अगर तुमने सच न बताया तो मैं तुम्हें नंगा करके मारूंगा। सुअर का बच्चा दिलावर शाह तुम्हें बचा नहीं सकता। साबर अली बताओ इसने क्या कहा था तुमसे? मैं अभी नीचे जाके सब देख आया हूँ। वो एक मेज़ पर अपनी हमशीरा के साथ मौजूद है। वो कल शाम से मेरे पीछे लगा हुआ है। बोलो वो क्या चाहता है? इसने गुल्लू खुलासी के लिए बहुत हाथ पाँव चलाए, लेकिन मेरे हाथों की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि इसकी सांस रुकने लगा। वो मचला तड़पा और इसने मुझे दूर धकेलने की पूरी कोशिश की, मगर मैंने 1 घंटे की मदद से इसको कुर्सी पर दबाए रखा। इसकी आंखें हल्कों से उबलने लगीं, मगर मैंने इसे नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि इसके हलक से अल्फाज की बजाय खरखराहट सुनाई देने लगी। फिर मैंने इसे सांस लेने की थोड़ी सी मोहलत दी। इसने खनकार के और खांस के अपना गला साफ़ किया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। चंद मिनट बाद जब इसके औसान बहाल हो गए तो वो बोला तुम जानते हो ये कितना बड़ा जुर्म है? मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ और यूनिफॉर्म में हूँ। मैंने एक एड़ी पर घूम के इसे लात मारी। फिर क्या ख्याल है पहले तुम्हारी यूनिफॉर्म उतारूँ? वो कुर्सी समेत गिर गया और बड़ी मुश्किल से उठा। मेरी लात उसके सर पर लगी थी, चुनाचे इसे चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा क्या कोई ड्यूटी दे रहे हो तुम, और किसके लिए? ये बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं चाहूँ तो तुम्हें कातिलाना हमला करने के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी सबूत गवाह की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे मुकाबले में मेरी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। गलत फहमी है तुम्हारी। वो बोला। मैंने कहा कातिलाना हमला ऐसे अहम शख्सियात पर ही होते हैं। मुझे खूनी नज़रों से घूरने लगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं तो कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ और मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं है। ASP दिलावर शाह मुझे बचा लेगा। वो बहुत असर रसूख वाला बंदा है। मैंने कहा क्या तुम मेरी निगरानी कर रहे थे? देखो साबिर अली, शायद पहले तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा होगा मेरे जैसे लोगों से।
अभी जो तुमने कहा था ना कि तुम हमारे ग़ुलामों के भी ग़ुलाम हो, तो ये बिल्कुल सही है। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम मारे जाओगे। तुम्हारी नौकरी ही नहीं तुम्हारी नौकरी ही नहीं जान भी जा सकती है। वो मुझे घूरता रहा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना, तुम कर भी क्या सकते हो साबिर अली सिवाय ग़ुलामी के, और वो भी दिलावर शाह जैसे छोटे अफसरान की। क्या देगा इसका सिला वो शख्स जो खुद दूसरों के इशारों पर नाचता हो? इसकी खुशनुदी हासिल करके तुम्हें क्या हासिल होगा? शायद वो एक एडवांस इंक्रीमेंट, कोई अच्छी रिपोर्ट जो तुम्हारी तरक्की में मामूल हो, अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग। लेकिन इसके नुकसानात की तरफ शायद तुम्हारी नज़र ही नहीं गई। ये देखो कि इसने किस तरह प्यादे की तरह तुम्हें मरवाने के लिए अपनी बिसात पर आगे बढ़ा दिया है और ख़ुद पीछे बैठ के खेल देख रहा है। ये बताओ मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? सिर्फ यही ना कि मैं एक सियासतदां हूँ। तुम साबिर अली, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ हूँ। मेरे ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड की एक बहुत ख़तरनाक माफिया से है। मेरे इन मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने धाड़ के कहा, बीच में मत बोलो। बात यह है कि मुझे तुम्हारी कम इल्मी पर तरस आ गया है, वरना मेरे कारोबार में इंसान की ज़िंदगी बेवक़्त है। न जाने कितने कारकुन एक मामूली सी गलती पर ज़ाया हो जाते हैं। आदमी को टांग उड़ाने से पहले देख लेना चाहिए कि वो कहाँ टांग अड़ा रहा है, साइकिल के पहिए में या ट्रेन के पहिए में, और किसे गिराने की कोशिश कर रहा है, बकरी के बच्चे को या हाथी को। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी गर्दन ऐसे तोड़ सकता हूँ, ऐसे जैसे ज़्यादा करने के लिए मैंने वैसी एक कुर्सी को जिस पर वो बैठा हुआ था एक पाँव बढ़ा के ऊपर उछाला और खड़ा हथेली के वार से वो 2 टुकड़े कर दिया। इसकी कीमत बिल के साथ अदा करना मेरे लिए कोई महंगा सौदा नहीं था, क्योंकि फ़ौरी तौर पर मुझे अपनी हलाकत खेजी के मुजाहरे से ताज हासिल करने में बड़ी मदद मिली। मैंने हक्का बक्का और परेशान नज़र आने वाले साबिर अली की तरफ फातिहाना नज़रों से देखा, और तुम्हारी गर्दन तोड़ के मैं तुम्हें इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। मेरा मतलब है तुम्हारी लाश को। तो पोस्टमार्टम से कभी साबित नहीं होगा कि तुम्हारी गर्दन टूट के मैंने तुम्हें कत्ल किया था। समझ यही जाएगा कि तुमने दूसरी मंजिल से छलांग लगाई तो तुम्हारी गर्दन टूट गई। इसके बाद तफ्तीश होगी कि तुमने ऐसा क्यों किया था। इसके नीचे मैं साबित कर दूंगा कि तुमने खुदकुशी की थी। यकीन करो, मेरा तो नाम ही कोई नहीं लेगा। अगर तुम वाकई सरकारी तौर पर यहाँ सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होते तो शायद अखबार में इतना ज़रूर लिखा जाता कि मरने वाला शाह आलम चेयरमैन PGF के हिफाजती अमले में शामिल था। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उस वक्त तो तुम्हारी पोजीशन बहुत ख़राब है। इसने हिम्मत करके लब खोले। अच्छा जनाब अली, गलती होगी मुझसे, मुझे जाने दे। मैंने कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ? गलती की है तुमने तो इसकी सज़ा भुगतो या कफ़ारा अदा करो। मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया? वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैं नहीं बता सकता सर, मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा, क्या मजबूरी है तुम्हारी? जो कुछ तुम मुझे बताओगे किसी को मालूम नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी तवक्का से बढ़कर इनाम भी दे सकता हूँ। ये इनाम सरकारी इनाम जैसा नहीं होगा, जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा नहीं। इससे तुम्हें फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि तुम अभी फ़ौरन फ़ायदा हासिल करके मुतमईन होते हो या मुस्तकिल फ़ायदा चाहते हो। और नर्विस लहजे में बोला, मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे माफ़ कर दें। मैंने कहा, देखो साबिर अली, अच्छी बात यह है कि तुम ईमानदार, फ़र्ज़शनास और ज़मीर परस्त वगैरह नहीं हो। जज्बाती लोग इन चक्रों में पड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। तुम अक्लमंद आदमी हो, वक्त से फ़ायदा उठाना जानते हो। मैं तुम्हें एक ऑफ़र करता हूँ, तुम मेरे लिए काम करो। जितना तुम इस नौकरी में कमा रहे हो इससे 100 गुना कमा लोगे, और अगर डरते हो तो चलो छोड़ो, तावन की नकद कीमत। मैंने इसके पीछे जाके अपना सूटकेस खोला और इसमें से 1000 पाउंड निकाले, जो बाज़ार में तकरीबन 45,000 पाकिस्तानी रुपये में फ़रोख्त किए जा सकते थे। इस वक्त अचानक मेरी नज़र एक बरतानवी साख्त के रिवाल्वर पर गई जो मैंने लंदन से अपने साथ लाने में कामयाब रहा था। ये एक मजबूत ज़ब्तशुदा रिवाल्वर था जो मैंने होगर एंड कंपनी से छीना था, और ये मेरे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कमाल था कि मेरा बैकेज न लंदन में चेक हुआ था ना कराची में। रिवाल्वर देखते ही मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने इसे निकाल के कपड़े पर रगड़ के साफ़ किया और नोटों की गड्डी पर रख दिया। 1000 पाउंड के नोट और रिवाल्वर मैंने साबिर अली के सामने मेज़ पर रख दिए। इसने हैरत, खौफ, दिलचस्पी के मिले जुले जज्बात के साथ इन पर निगाह डाली। मैंने कहा, साबिर अली, ये 1000 पाउंड है, 100% असली। इन्हें तुम ब्लैक में बेच के 50,000 भी बना सकते हो। सरकारी नक़ पर यह 45,000 रुपये हैं, और ये रिवाल्वर बिल्कुल नया और विलायती है। उठा के देखो, डरो नहीं, ये खाली है। इसने रिवाल्वर उठा लिया, लेकिन उसे उठाते ही साबिर अली समझ गया कि सही ने इससे झूठ बोला है। वो बहरहाल एक पुलिस बयान था, और इसने खाली हाथ भरे हुए रिवाल्वर के वज़न में फ़र्क महसूस करते थे। गलत फहमी से इसे ये हुई कि झूठ को तो वो मेरी बेवकूफ़ी या कमज़ोरी समझा। वो समझा कि शायद मैं भरा हुआ रिवाल्वर इसके हाथ में देते हुए डर रहा हूँ कि कहीं वो इसका रुख मेरी तरफ ना कर दे। चुनाचे मैंने झूठ बोल दिया कि रिवाल्वर खाली है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब साबिर अली मेरे फैलाए हुए जाल में पूरी तरह फंस गया। असला हाथ में आते ही वो बहादुर हो गया। इसके चेहरे का तासुर बड़ी तेज़ी से बदला। इसकी सूरत पर फैली हुई ज़िल्लत और शिकस्त खोर्दी की शर्मसारी, इसकी आंखों में नज़र आने वाली दहशत और इसकी बुज़दिलाना रवैये की बेचारगी सब अचानक गायब हो गए। इसकी जगह एतमाद की बेखौफी, इश्ताल अमेज़ नफ़रत और इंतकामी जारहियत ने ले ली थी। इसने सचमुच रिवाल्वर का रुख मेरी तरफ कर दिया। सीधा खड़ा हो जा, तेरी तो वड्डे सियासतदान दे पुत्र,
लीडर के इसने गुस्से से लरसती आवाज़ में कहा, गालियाँ वो आतन देता रहता था। मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो तुम मेरे साथ कर रहा था। इसने दांत पीस के मुझे एक और गाली दी। तो मेरी गर्दन तोड़ के बाहर फेंकना चाहता था ना मुझे, खुदकुशी तो अब मैं तेरी कराऊंगा पुत्र। मेरी तो यहाँ ड्यूटी ही नहीं है। मुझसे कौन पूछेगा? तफ्तीश में मेरा नाम ही नहीं आएगा। मैं तुझे गोली मार के भाग जाऊँगा, मगर ऐसे नहीं। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नोटों की तरफ बढ़ा। ये माल मैं साथ ले जाऊँगा। मुझे इस बेवकूफ़ पर अफसोस भी हुआ, और मगर वो अकल जहानत में औसत पुलिस वाला था, जिसकी नज़र इस दाम हम रंग को ज़मीन में नहीं देख सकती थी, जो मैंने इसे फांसने और एक तीर से दो शिकार करने के लिए फैलाया था। मेरे लिए एक अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि क्या वो मुझे सचमुच शूट भी कर देगा, क्या वो इस हद तक बेवकूफ़ साबित होगा। वो मुझसे अपनी ज़िल्लत का बदला ले रहा था और गालियाँ देकर अपना गुस्सा निकाल रहा था। लेकिन एक पुलिसमैन किसी सियासी लीडर को कत्ल कर दे, ये बड़े दिल गुर्दे और जुनून की बात थी, और बज़ाहिर ऐसा होना मुझे नामुकम्मल लगता था। मगर मैं किसी भी बदतरीन सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह चौकस था। जैसे ही साबिर अली ने नोट अपनी जेब में रखे, इसकी आंखों में खून आशाम शफाक चमक सी पैदा हुई। जैसे देखते ही मैं समझ गया कि इसकी अकल साथ छोड़ चुकी है और वो नताइज से बेबहरा होकर मुझ पर गोली चलाने के लिए तैयार है। मैंने एकदम गोता मारा और इसके साथ ही टूटी हुई कुर्सी उठा के साबिर अली पर फेंक दी। कमरे में तकरीबन एक साथ 2 धमाके हुए। पहला धमाका रिवाल्वर के फायर का था, दूसरा गोली लगने से टीवी की पिक्चर ट्यूब के फटने का था, तीसरा धमाका कुर्सी की खिड़की के टकराने का हुआ, जिससे खिड़की का शीशा बिखर गया। मैंने साबिर अली को दूसरा फायर करने की मोहलत न दी। नीचे झुकते हुए मैं साबिर अली में घुस गया, और अभी इसका हाथ दूसरी बार मेरा निशाना लेने के लिए उठा ही था कि मैंने बाएं हथेली घुमा के इसकी कलाई पर मारी। एक और फायर हुआ, मगर रिवाल्वर साबिर अली के हाथ से उड़ गया। इसकी कलाई यकीनन टूट गई थी। वो नीचे गिरते हुए बुरी तरह बुलबुलाया। फायर की आवाज़ कमरे के बाहर भी सुनी गई थी। दूसरा फायर होने के साथ ही मैंने बाहर से चीखों पुकार और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। जब होटल की सिक्योरिटी वाले और इंतज़ामिया के लोग दरवाज़ा तोड़ने लगे, तो मैंने साबिर अली को नाकआउट किया। इसकी जेब से 1000 पाउंड निकाले और दरवाज़ा खोल दिया। सिक्योरिटी अमले के लोग खुद कारअसले से लेस अंदर आ गए। इन्होंने कमरे में मेरे सामने और मेरे आगे पीछे पोजीशन संभाल ली। होटल के असिस्टेंट मैनेजर ने पहले मुझे और फर्श पर बेसुध पड़े हुए साबिर अली को देखा, और फिर कमरे की हालत को। कमरे में एक कुर्सी टूटी पड़ी थी, मेज़ उल्टी हुई थी, धमाके से फटने वाली पिक्चर ट्यूब का शीशा दूर दूर तक बिखरा हुआ था। किसी पिक्चर ट्यूब का फटने का धमाका छोटे मोटे बम जैसा होता है। इसकी वजह से ये ट्यूब के अंदर मुकम्मल खला होता है, और ये एक बहुत मजबूत मोटे शीशे वाले बल्ब की तरह फटती है, तो शीशे के टुकड़े इंसान को अच्छा खासा ज़ख्मी कर सकते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जब गोली पिक्चर ट्यूब को लगी तो मैं गोता मार चुका था। चुनांचे शीशे के पत्थर जैसे टुकड़े मेरे ऊपर से गुजर गए। ये टुकड़े 3 दीवारों से टकरा के पूरे कमरे में गिरे थे, और इन्होंने कुछ डेकोरेशन पीस भी तोड़ दिए थे। जो कुर्सी मैंने साबिर अली पर फेंकी थी वो पहले ही टूट चुकी थी। वो साबिर अली को लगने के बाद कमरे की खिड़की से टकराई थी, और खिड़की का शीशा बाहर कॉरिडोर में फैल गया था। असिस्टेंट मैनेजर ने मेरी तरफ देखा। व्हाट इज़ ऑल दिस सर? मैंने गुस्से में धाड़ के कहा, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? बिलाखिर वही हुआ ना जिसके मैंने पेशगोई की थी। इन सब इंस्पेक्टर को किसी ने मुझे कत्ल करने के लिए भेजा था। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी जान को ख़तरा है। असिस्टेंट मैनेजर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आर यू ऑल राइट सर? बस मैं बच गया हूँ। हालांकि इसने मुझ पर 2 फायर किए। मैंने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। ये पड़ा है इसका रिवाल्वर। क्या लगना कि इसे पुलिस के सिवा कोई ना छुए। इस पर फिंगरप्रिंट होंगे, लेकिन ये अचानक कैसे हुआ? अचानक कुछ नहीं होता। मैंने बरहमी से कहा, इन्हें ख़ास तौर पर हायर किया था इसी काम के लिए, लेकिन ये तो आपकी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर था। मैंने कहा, ये इसका अपना बयान था जिस पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन इसने गलती से हवाला दे दिया कि SSP शौकत अली का। आज सुबह मेरी इनसे फ़ोन पर बात हुई तो इत्तफाक से साबिर अली का जिक्र आ गया। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया कि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान पढ़ के इन्होंने मेरी सिक्योरिटी के लिए पुलिस के सब इंस्पेक्टर साबिर अली की ड्यूटी लगा दी। वो बहुत हैरान हुए क्योंकि इन्होंने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई थी। मैंने साबिर अली को इसीलिए कमरे में बुलाया था कि इससे पूछूं कि आखिर ये झूठ इसने क्यों बोला था और वो क्या चाहता था। मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि दरवाजे में ASP दिलावर शाह नमूदार हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? इसने रौबदार आवाज़ में किसी को मुखातिब किए बगैर कहा। दरवाजे पर यह कैसा मजमा लगा हुआ है? असिस्टेंट मैनेजर ने कहा, आपके सब इंस्पेक्टर साबिर अली ने मिस्टर शाह आलम को कत्ल करने की कोशिश की है। मुझ पर 2 फायर किए इसने। मैंने कहा, व्हाट नॉनसेंस। दिलावर शाह ने कहा, साबिर अली को क्या दुश्मनी हो सकती है मिस्टर शाह आलम से, लेकिन इसे मेरा कोई दुश्मन तो इस्तेमाल कर सकता है ना। पुलिस मैन कभी किराए के कातिल नहीं बनते। आपके दुश्मन क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि आपको कत्ल कराने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करें? मैंने इसकी बात काट दी। ये सवाल करने से पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ। इसने फ़ौरन दिफाई अंदाज इख्तियार कर लिया। हो सकता है आपने मुझे मर्दान में देखा हो। यहाँ मैं सिर्फ 2 माह पहले ही आया हूँ और 2 महीने से आप लंदन में थे। इज़ दैट राइट? मैं ASP दिलावर शाह हूँ। मैंने कहा, यानी इस वक्त तुम इत्तेफाक से होटल में मौजूद थे? हाँ, मैं एक मेहमान के साथ लंच के लिए आया था। क्या ये वही पिस्तौल है? मैं इसकी राह में हायल हो गया। तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते, इस पर गोली चलाने वाले के फिंगरप्रिंट है। इसने मतानत से कहा, मैं एक ज़िम्मेदार पुलिस अफसर, आपको मुझ पर पूरा भरोसा होना चाहिए।
मैंने कहा एएसपी साहब क्या आप ऑन ड्यूटी हैं? वो बोला इस सूरत हाल में मुझे ड्यूटी पर तसव्वुर किया जा सकता है। मैंने कहा थैंक यू, फ़िलहाल मैं कुछ भी तसव्वुर करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब तक इस इलाके के थाने से पुलिस ना आ जाए सूरत हाल यूँ की तू रहे। एएसपी बरहम हो गया। मैं पुलिस के आने तक तमाम मामलात का चार्ज ले रहा हूँ। मैंने भी तेज़ होकर कहा किस हैसियत में? क्या ये तुम्हारा इलाका है? तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है? तो मुझे बताओ, मैं एसएसपी से कंफर्म कर लूँ। देखिए आप अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। वो कुछ नरम पड़ गया। मैंने कहा अभी जब थाने के लोग आ जाएं तो आप मेरे खिलाफ़ हद से बढ़ने की रिपोर्ट भी लिखवा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अभी मैं आपको किसी कानूनी कार्रवाई की इजाज़त भी नहीं दूंगा, बल्कि बेहतर होगा कि आप तशरीफ़ ले जाएँ। इसने फ़ौरन मुसालहाना अंदाज़ इख्तियार कर लिया। शाह आलम साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हैं। क्या इस शख्स को जहनी तौर पर मुतमईन और बहुत पुरसुकून नज़र आना चाहिए जिस पर चंद मिनट पहले कातिलाना हमला हुआ हो? मुझे मालूम है कि आप यहाँ क्यों मौजूद हैं। देर पहले मैं नीचे गया तो आप डाइनिंग हॉल में थे और एक खातून के साथ लंच कर रहे थे। इस औरत को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ और एएसपी साहब जो आपकी मेहमान थी, शी इज़ ए प्रोवेस, आई नो। आप सोचे समझे बगैर बोलते जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं सूरत हाल को समझ के बात कर रहा हूँ। इस वक्त आपका फिर यहाँ मौजूद होना मुझे बेसबब नहीं लग सकता और ना कोई इत्तेफाक है। मुझे अब याद आ गया कि आपको मैंने पहले कहाँ देखा था। अब कल रात मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, हालांकि आपको मदऊ नहीं किया गया था। मैं उस टाइम ड्यूटी पर था और सियासी नौयत के इज्तिमात में हम वर्दी पहन के रिपोर्ट लेने नहीं जाते। मैंने कहा नो, आप ड्यूटी पर भी नहीं थे। जो सहाफ़ी यहाँ मौजूद थे सब ने आपकी रुखसती का मंजर देखा था। इन्होंने बाद में अपने ज़राए से ये मालूम कर लिया था कि किसी एएसपी दिलावर शाह को खुफिया रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ नहीं भेजा गया था। आखिर तुम क्यों मेरे पीछे लगे हुए हो? इस पुलिस मैन से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की? वो एकदम मोहतात हो गया। इससे मेरा क्या ताल्लुक़ हो सकता है? मैंने कहा तुम इससे बातें कर रहे थे, ये गलत है। मैंने कहा इसे मैंने अपने कमरे में ठहरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। वो यहाँ से निकल के होटल के बाहर तुम्हें क्या रिपोर्ट देने गया था? होटल के असिस्टेंट मैनेजर पर घबराहट सवार होने लगी थी। वो ये समझ रहा था कि शायद अब मैं इसे गवाह के तौर पर पेश करूँगा। सर, हमने आपके लिए दूसरे स्वीट का इंतज़ाम कर दिया है। मैंने कहा पहले ये बताओ कि तुमने थाने में रिपोर्ट की है या नहीं? रिपोर्ट कर दी है सर, वहाँ से पुलिस आती होगी। वो बोला आप चलें। मैंने कहा इनके आने से पहले मैं नहीं चाहता कि किसी चीज़ को छेड़ा जाए। पहले इन्हें रिपोर्ट लिख लेने दो, फिर मैं शिफ्ट कर लूँगा। एएसपी दिलावर शाह ने अपने अफसराना शान और अपनी खुदी के इलम को बुलंद रखने के लिए रुखसत हो जाना ही बेहतर समझा। मिस्टर शाह आलम, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन आप नहीं चाहते तो आपकी मर्ज़ी। बाद में ये ना कहिएगा कि यहाँ एक आला अफसर मौजूद था मगर इसने अपना लंच नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं कहूँगा, आप जाएँ अपना लंच इंजॉय करें। पुलिस तकरीबन 15 मिनट बाद पहुँची। इस वक्त तक साबिर शाह कुछ कराने लगा था जिससे अंदाज़ा होता था कि वो बहुत जल्द होश में आ जाएगा। पुलिस पार्टी की क़यादत रिवायती तोंद रखने वाले एक इंस्पेक्टर कर रहा था। इसने मुझसे अपना तारुफ इंस्पेक्टर सलामत अली की हैसियत से कराया। इसके मातहतों में एक एएसआई था जिसका नाम इसकी शर्ट पर दिलमुराद खान लिखा हुआ था। बाकी 3 में से एक लांस नाइक था यानी हवलदार और 2 कांस्टेबल थे जो अपने हाथों में हथकड़ी उठाए मुअद्दब खड़े थे। मामला एक 5 स्टार होटल और एक सियासी लीडर का था। चुनाचे पुलिस अपनी फ़र्शनासी और खुश इखलाकी का मुजाहरा गैर रवायती अंदाज में कर रही थी। सलामत अली ने एक नज़र कमरे पर और फिर सोफ़े के करीब पड़े हुए एएसआई सलामत शाह पर डाली और बोला इजाज़त है, और मेरे कुछ कहने से पहले एक सोफ़े पर बैठ गया। वो 50 बरस से ऊपर का चेहरे से खरान नज़र आने वाला अफसर था जो मौका महल के एतबार से अपने रवैये को बदलने का तजर्बा रखता था। इसने अपने साथ आने वाले एएसआई दिलमुराद खान को इशारे से एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। दिलमुराद, अपने शाह साहब की रिपोर्ट लिखो। दिलमुराद ने रोज़नामचे को दरमियान से खोला और इसमें कार्बन पेपर रखने लगा। फिर इसने बाल पॉइंट निकाल के मेरी तरफ देखा। जी सर जी। इंस्पेक्टर सलामत अली ने इसे रोक दिया। पहले आप मुझे बताएं ये बंदा कौन है? मैंने कहा इसने अपना नाम साबिर अली बताया था। आप पर इसने गोली चलाई? इसने मुतशब्बह लहजे में कहा। मैंने कहा हाँ। इस रिवाल्वर से साबिर अली ने मुझ पर 2 फायर किए। इन गोलियों को खोल भी यहाँ पड़े हुए हैं और ये जो तबाही कमरे में नज़र आ रही है निशाना ख़ता होने का नतीजा है। इसका निशाना ख़ता हो गया और इसने यूँ कहा जैसे ये जान कि इसके दिली सदमा पहुँचा हो। मैंने कहा जाहिर है, वरना ये यहाँ मेरी लाश पड़ी होती। इसने सर हिलाया। मेरा मतलब था कि इतने कम फासले से एक पुलिस वाला गोली चलाए और गोली बंदे को लगने के बजाय टीवी में जा लगे या छत में लगे। इसने सर उठा के ऊपर देखा। हैरत है। मैंने कहा मैं वही बता रहा हूँ जो हुआ था। क्या अब आप रिपोर्ट लिखेंगे? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। चलें जी, मुझे शुरू से बताएं सारी बात। मैंने कहा यह सब इंस्पेक्टर साबिर अली आज सुबह मेरे पास आया था और इसने कहा कि एसएसपी शौकत अली भुट्टा ने इसे मेरी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर किया है। गुज़श्ता रात मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खौफ का इजहार किया था कि मुझे अपने सियासी हरीफों और दुश्मनों से जान का ख़तरा महसूस होता है। अखबारात में ये बयान देखने के बाद एसएसपी साहब ने साबिर अली को हुक्म दिया कि वो मेरे साथ रहे। बज़ाहिर इसकी कोई वजह नहीं थी कि मैं साबिर अली के बयान पर शक करता, मगर मैंने इसका शनाख्ती कार्ड देखा और फिर ख़ुद एसएसपी साहब से बात की तो वो बहुत हैरान हुए क्योंकि इन्होंने किसी को अभी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर नहीं किया था। इनका कहना था कि कोई दरख्वास्त करे या अदालत हुक्म दे तो पुलिस इनकार नहीं करती।
मगर ऐसे अखबारी बयानों पर एक्शन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साबिर अली मेरे साथ रहना चाहता था, मगर मैंने कहा कि मुझे किसी का साए की तरह ताक़ुब करना अच्छा नहीं लगता। वो होटल में मेरे मुलाकातियों पर नज़र रखे। एसएसपी से बात हो जाने के बाद मैंने साबिर अली को तलब किया और इससे पूछा कि इसने मुझसे झूठ क्यों बोला था। पहले तो वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि ये झूठ नहीं है, मगर जब मैंने सख्ती की, क्या सख्ती की, इंस्पेक्टर ने सवाल किया, मैं मोहतात हो गया। अगर मैं कहता था सच उगलवाने के लिए मैंने साबिर अली को गलत दबाया था, इस पर जिस्मानी तशद्दुद किया था, उसे दहशत ज़दा किया था, तो इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र करता और साबित ये होता कि कातिलाना हमले में पहल करने वाला मैं था। साबिर अली ने तो अपने दिफा में गोली चलाई थी। मैंने कहा, मैंने सख्ती से पूछा कि इससे किसने भेजा है, तो वो घबरा गया। इसने कोई जवाब दिए बगैर जाने की कोशिश की, तो मैंने इसको रोक लिया कि पहले एसएसपी साहब से तो बात कर लो। इसने कहा कि मुझे किसी से बात नहीं करनी और मुझे धक्का देकर फ़रार होना चाहा। मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी और साबिर अली से कहा कि मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूँगा और एसएसपी से कहूँगा कि इसके खिलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस पर साबिर अली ने पिस्तौल निकाला और मुझ पर गोली चला दी, लेकिन मैं बच गया और गोली टीवी की स्क्रीन पर लगी। फिर इसने दूसरी गोली चलाई, मगर इस वक्त तक मैं साबिर अली पर काबू पाने के लिए इस पर छलांग लगा चुका था। चुनाचे दूसरी गोली छत की तरफ चली गई। ये कुर्सी मैंने साबिर अली पर फेंकी थी जो खिड़की पर लगी। इसका शीशा आपने बाहर कॉरिडोर में बिखरा हुआ देख रहा होगा। फायरिंग पर होटल के सिक्योरिटी वाले फ़ौरन आ गए, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने मुलजिम को नॉकआउट करने के बाद दरवाज़ा खोला, लेकिन ना मैंने किसी को चीज़ को हाथ लगाया, ना किसी और को इजाज़त दी कि वो किसी चीज़ को छेड़े। हालांकि आपके महकमे के एक एएसपी साहब नीचे डाइनिंग हॉल में किसी के साथ लंच कर रहे थे, वो भी फ़ौरन आ गए थे। शाह आलम साहब, आपने मुलजिम को कैसे नॉकआउट किया था? इसके सर पर कुछ मारा था या? मैंने कहा, मैं जूडो कराटे जानता हूँ, मेरे पास ब्लैक बेल्ट वगैरह तो नहीं है, मगर आप मेरी महारत आजमाना चाहें तो अपने चारों मातहतों को कहें कि वो मेरे मुकाबले में आ जाएं। इंस्पेक्टर मानीखेज़ तरीके पर मुस्कुराया। मैं वैसे ही आपकी बात मान लेता हूँ। मैंने उम्दा अपनी रिपोर्ट में एएसपी दिलावर शाह के मुतशब्बा रवैये का हवाला नहीं दिया था। अगर मैं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलाजवाज़ मौजूदगी साबिर अली के साथ इसके राब्ते और कुछ देर पहले होने वाली तलक कलामी का जिक्र करता तो अलग एक केस बन जाता, जिसमें सबूत और गवाह पेश करके भी मुझे हासिल कुछ ना होता। सिवाय इसे एएसपी की दुश्मनी के साबिर अली के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाना भी एक कागजी कार्रवाई के सिवा कुछ न था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि पुलिस बिलावास्ता तौर पर साबिर अली की पूरी मदद करेगी और इसे बचाएगी। ऐसा हमेशा और हर जगह होता है। जब खुद पुलिस की हैसियत मुल्ज़िम की हो जाए तो पूरा महकमा इसकी खामोशी हमायत के लिए उठ खड़ा होता है। अव्वल तो इसे गिरफ्तारी ही नहीं कर जाती और मफरूर ज़ाहिर कर दिया जाता है, जबकि दर हकीकत वो अपने किसी अजीज़ दोस्त के घर में मज़े से बैठा होता है या तब्दीली व आबा हवा के किसी दूसरे शहर चला जाता है और हालात के साजगार होने तक मंजर आम पर नहीं आता। अगर बहालत मजबूरी इसकी गिरफ्तारी ज़ाहिर करनी पड़े तो इसे थाने के अंदर पुलिस लाइन में रहने के लिए घर जैसा माहौल फराहम कर दिया जाता है और इसे कानून के ख़िलाफ़ पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। दौरान तफ्तीश इसके साथ ही सर तोड़ कोशिश करते हैं, सबूत मिटा दिए जाएँ या मुतशब्बा कर दिए जाएँ, गवाह मुनहरिफ कर दिए जाए, वाक़याती शहादतों को मसख़ कर दिया जाए। मुल्ज़िम बड़ी आसानी से ज़मानत हासिल कर लेता है और बिलफ़र्ज़ महाल कोई सर पर जज ज़मानत कबूल ना करे तो इसे अदालत के कमरे से फ़रार होने के पूरे मौके फ़राहम किए जाते हैं ताकि वो फिर अपने साथियों के पनाह में किसी महफूज ठिकाने पर पहुँच जाए। मुझे यकीन था कि मेरी रिपोर्ट से साबिर अली का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वक्ती तौर पर इसे मुअत्तल और गिरफ्तारी भी किया जाएगा, मगर बाद में जब मुद्दई शाह आलम भी नहीं रहेगा तो मुल्ज़िम के खिलाफ़ केस दबा दिया जाएगा। आला अफसरान की मिलीभगत से इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वो किसी दूसरे शहर में ड्यूटी भी देने लगेगा। साल 2 साल बाद किसे याद रहेगा कि साबिर अली ने गैर कानूनी असले से शाह आलम को कत्ल करने की कोशिश की थी। साबिर अली पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाने का मकसद इसे सज़ा दिलवाना भी नहीं था। मेरी इससे कोई दाती दुश्मनी होती तब भी मैं ऐसा ना करता। मैं तो अपनी ज़िंदगी को लाख ख़तरात का सबूत दुनिया के सामने लाना चाहता था और ये मालूम करना चाहता था कि एएसपी दिलावर शाह और सब इंस्पेक्टर साबिर अली के गठजोड़ का मकसद क्या है। इंस्पेक्टर ने वक़ुआ की पूरी रिपोर्ट इस तरह लिखी कि शक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मुल्ज़िम को पहुँचे, जिसे इसने हिरासत में लेकर फौरी तौर पर मेडिकल रिपोर्ट और इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया था और ताकीद की थी कि किसी मुल्ज़िम की सख्त निगरानी की जाए। मैं ये ज़ाहिर करता रहा जैसे मैं इसकी होशियारी को बिल्कुल नहीं समझता और मेरा मकसद महज कानूनी कार्रवाई के रस्मी तकाज़े पूरे करना था। बाद में मेरा पुलिस क्या करती है क्या नहीं, इन मामला से मेरा कोई सरोकार नहीं और ना मैंने कातला हमले से खौफज़दा या परेशान हूँ। सियासत के खेल में ये सब तो होता ही रहता है। मामूल के मुताबिक रस्मी कार्रवाई अभी चल रही थी कि रईस खान की वापसी हुई। इसने सूरत हाल को और फिर मुझे बड़ी तशवीश से देखा और बदहवास हो गया। शाहजी खैर है ना? मैंने इसे मुतबराना तहम्मुल के साथ देखा। सब खैर है सेक्रेटरी, हम पर एक और कातलाना हमला हो गया और सबकी नज़र बचा के इसे आँख मारी। एक और यानी 24वां नहीं 25वां सिल्वर जुबली हमला। मैंने कहा बस अल्लाह की मेहरबानी है और हमारी खुशकिस्मती कि हम फिर बच गए। ये थानेदार साहब आए हैं तफ्तीश के लिए, मुल्ज़िम गिरफ्तार हो चुका है। रईस बोला आपको पहले 2 नफल शुक्राने के अदा करने चाहिए। मैंने कहा और तुम्हें 2 काले बकरे हमारी जान का सदका समझ के कुर्बान करने चाहिए। वो पलट कर जाने लगा। मैं अखबार वालों को बता दूँ, थानेदार ने इसे रोक लिया। अभी नहीं सेक्रेटरी साहब, अखबार वाले आ गए तो हमारा काम रुक जाएगा। रईस रुक गया और थानेदार ने अपने मातहतों को हुक्म दिया कि वो फटाफट काम करें।
इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल हो जाने के बाद रिपोर्ट लिख ली गई तो पुलिस ने जाए वारदात का तफसीली नक्शा तैयार किया और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला अपनी तहवील में लिया। मेरे दस्तखत हासिल करने और मुझे अपने ताउन का पूरा यकीन दिलाने के बाद इंस्पेक्टर सलामत अली रुखसत हुआ तो दोपहर भी बीत चुकी थी। वो असिस्टेंट मैनेजर जिसने एक दिन पहले मेरे खदशात को अहमियत देने से इनकार कर दिया था, पहले सख्त पशेमा और परेशान था कि कहीं मैं कातिलाना हमले में होटल की इंतज़ामिया को भी मुलव्वस न कर लूँ जो मुझे मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रही थी। लेकिन जब मैंने किसी भी मामले में इसे गवाह तक नहीं किया तो वो खासी मुतमईन और शुक्रगुजार नज़र आने लगा। इसने मुझसे बहुत माजरत की और इंतहाई मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मुझे स्वीट नंबर 2 में मुंतकिल कर दिया। अपने खसूसी इख्तियारात से काम लेते हुए इसने फ़ैसला किया कि मुझे जो ज़हमत हुई इसके बदले में मुझसे क़यामत आम का बिल ना लिया जाए। तन्हाई मैसर आते ही रईस मुझ पर बरस पड़ा। उल्लू के पट्टे, ये तूने क्या किया, नया ड्रामा शुरू कर दिया। मैंने कहा तुझे ये ड्रामा लगता है? कातिलाना हमला करने वाला सब इंस्पेक्टर वारदात में इस्तेमाल होने वाले असले समेत गिरफ्तार हुआ है। रईस की खौफगी बरकरार रही। आखिर इस बेचारे थानेदार ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने कहा रईस, अव्वल तो कोई थानेदार बेचारा नहीं होता और ऐसी बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी से इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इसने सचमुच मुझ पर कातिलाना हमला किया होता तब भी पुलिस इसे बचा लेती। बेशक वाक़याती शहादत इसके ख़िलाफ़ जाती है, मगर होश में आने के बाद वो भी तो बयान देगा ना कि मुझे बदनीयती के साथ झूठ बोलकर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में मुलव्वस किया गया है। रईस ने कहा फिर इसका मकसद पब्लिसिटी। रईस खान, पब्लिसिटी का ज़माना है। शाह आलम पहले ढोल पीट रहा था कि मेरी जान ख़तरे में है, दुश्मन मार देंगे। इस ड्रामे से ये साबित हो गया कि ड्रामा नहीं कर रहा, सच बोल रहा है। कितने अय्यार दुश्मन है इसके। इन्होंने एक कातिल का रोल अदा करने लगी तो इन्होंने एक कातिल को मुहाफ़िज़ बना के भेज दिया। अगर खुद पुलिस कराए कि कातिल का रोल अदा करने लगी तो लोगों की जान और माल की हिफाजत कौन करेगा? सियासतदान में मदारी का खेल ऐसे ही होता है। बस भेस में चिंगारी डाल के जमाल और दो खड़ी तमाशा देखती है। शाह आलम का बिलाखिर गायब होना है। जब वो गायब होगा तो ज़ुबान खलक खुद ही गवाही देगी कि ये भी इसके दुश्मनों की कारस्तानी है। वो दुश्मन कौन है और कहाँ है? जाने शाह आलम की बला। क्या आराइयाँ करने वाले इधर उधर झक मारते फिरेंगे। दरवाजे पर दस्तक हुई और 2 वेटर मेज़ पर लंच के लवाजमात सजा कर रुखसत हो गए। रेस को मेरी बात ने कायल कर लिया था। अगर मकसद शहशीर के सब अखबारों वालों को ज़रूर बता देता मैंने कहा शहशीर नहीं जाहिल की औलाद तशहीर। वो झीम के बोला अबे हाँ वही। मैंने कहा सबको छोड़, सिर्फ शबनम को बता दे, बाकी काम वो खुद करेगी। हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है। रईस बोला यह काम मकतूल को खुद करना चाहिए। मैंने कहा मसला यह है कि प्यारे कि वो मकतूल साहबा से सख्त नाराज़ हैं। हो सकता है वो खुद ना आए मगर बाकी सबको भेज दे। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। कुछ देर बाद 8-10 सहाफ़ी मुझसे कातिलाना हमले की तफसीलात मालूम करने पहुँच गए। ये सब गैर मारूफ किस्म के वो रिपोर्टर थे जिनका ताल्लुक़ शाम के अखबारात से था। बड़े अखबारों के नामवर सहाफ़ियों ने शाम के वक्त एक गैर अहम सियासतदान के लिए फ़ुर्सत निकालना ज़रूरी नहीं समझा था। गल्लफ चाय पीने के बाद बिलाखिर वो कायल हो गए। मैंने नाकाम कातिलाना हमले की खबर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए नहीं फैलाई थी। इनके किसी हद तक गैर संजीदा रवैये से मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि हल्की सियासत में शाह आलम महदूद किरदार अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इन हालात में अगर शाह आलम मर जाता तो इसकी मौत ना सियासत की दुनिया में कोई हलचल होती, ना सहाफ़त की दुनिया में। हालात की ये अदम मुवाफ़क़त मेरे लिए बहुत साजगार थी। मैं भी यही चाहता था कि इस बार शाह आलम दुनिया से रुखसत हो तो दुनिया का इस वाजबी अंदाज़ में नोटिस ले और फिर से फरामोश कर दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर रिपोर्टर रस्मी अंदाज में अपनी अहमियत का एहसास दिला के रुखसत हो गए थे तो हाल के इस कोने में रईस के अलावा सिर्फ एक शख्स रह गया था। वो 30-32 साल का दुबला पतला नौजवान था जिसकी ऐनक पोश आंखों में एक बेनाम सी उदासी थी और इसका सता हुआ मुतफक्कर चेहरा मुस्कुराहट से नाआशना नज़र आता था। इसने मटियाले रंग की ढीली टाइट ढाली शर्ट और शिकन आलूद पतलून पहन रखी थी। इसने कहा शाह साहब मुझे आपसे अकेले में एक बात करनी है। मैंने कहा रईस मेरा सेक्रेटरी है जिससे मैं कभी कोई बात सीक्रेट नहीं रखता। मैं रोज़नामा तहलका से आया हूँ और मेरा नाम मिर्ज़ा सलीम है। मैंने कहा इससे हाथ मिलाया। आपके अखबार का नाम तहलका खेज़ लगता है लेकिन आपने कभी अखबार देखा नहीं। मैंने माजरत की। दरअसल एक शहर से निकलने वाले तमाम अखबार देखना भी बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता। कसूर आपका नहीं, ये एक नया अखबार है। इस प्रिंटर और पब्लिशर ही नहीं एडिटर को भी। बस आप यकीन जानिए कि इनका नाम है रोज़ीना। वो बोला और फिर मुझे यूँ पुरतवक्का नज़र से देखने लगा। मैंने कहा रोज़ीना? यस मिस शबनम ने इन्हें भी फ़ोन किया था मेरा यहाँ आना, वो यहाँ मौजूद होंगी। मैंने कहा हो सकता है शबनम कहीं मसरूफ़ हो, क्या आप इनसे कोई बात नहीं हुई? वो बोला। मैंने कहा किस सिलसिले में? खसूसी ज़मीमा के सिलसिले में। हम ये ज़मीमा शाया कर सकते हैं। अभी 3:15 बजे हैं। अगर आप चाहें तो 6:15 बजे तक ज़मीमा तकसीम किया जा सकता है। मिर्ज़ा सलीम के कंधे पर लटकते हुए कैमरा को नुमाया किया। मैंने इसमें मेरे चाहने वाले की क्या बात है? बोला शाह साहब अभी ख़बर गर्म है, सुबह तक बासी हो जाएगी और ये कहना भी मुश्किल है कि कितने अखबार इसे नुमाया सुर्खी बना के पहले सफ़े पर शाया करेंगे। प्लीज़ डोंट माइंड इट। शाह आलम का नाम पब्लिक के लिए इतना अहम नहीं रहा। मैंने कहा मुझे इसका अंदाज़ा हो रहा था लेकिन एक खसूसी ज़मीमा आपको अहम बना सकता है। मैंने कहा अगर आप ऐसा समझते हैं तो चश्मे में रोशन दिल माशात ज़रूर छापिए।
इसके लबों पर एक बेजान सी मुस्कुराहट आ गई। कितनी तादाद में? मैंने हैरानी से कहा, यह फ़ैसला तो आपकी प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर ही कर सकती हैं। बाय द वे, ये वही खातून तो नहीं रोज़ी? मुझे ताज्जुब हुआ कि ये नाम आपको कितनी देर से याद आया। इन्होंने कहा था कि शाहजी से साफ बात कर लेना। 10,000 की तादाद में एक सफ़े का ज़मीमा छापने के अखराजात होंगे, तकरीबन 25,000। वो चाहती है कि ये अखराजात मैं उठाऊँ। मैंने इसे गौर से देखा। ज़ाहिर है दिलचस्पी या सनसनीखेज़ी के एतबार से ये खबर इतनी बड़ी नहीं है कि पब्लिक अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करके ज़मीमा ख़रीदे। 2-4 हज़ार निकल जाएंगे, बाकी रद्दी होगी। मैंने कहा, यानी मैं 25,000 रुपये खर्च करके 10,000 इश्तिहार शाया कराऊँ, सिर्फ लाहौर में तकसीम कराने के लिए? पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इतने कम वक्त में आप और क्या कर सकते हैं शाहजी? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खा पी के गए हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय खबर आगे पहुंचाने के। इसका फैसला तो मालिक ही करेंगे कि खबर को अखबार के आखिरी सफ़े के आखिरी कालम में सबसे नीचे जगह दी जाए, पहले सफ़े की सुर्खी बनाई जाए। और गुस्ताखी माफ़। अब आप नवाज शरीफ या बेनज़ीर तो हैं नहीं, लेकिन आप इलेक्शन से पहले कुछ तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पैसा खर्च करके अखबार वालों को ख़रीदना पड़ेगा। आपको सफ़े अव्वल की सुर्खी में आने के लिए जगह ख़रीदनी होगी, क्योंकि वैसे तो आपकी जगह बनती नहीं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी साहब कोई पसंद आई। वो बोला, ये तो आप भी जानते हैं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधे लोग खाने पीने आते हैं, तो आधे मरवत में ये शबनम की वजह से आ जाते हैं। रोज़ीना से भी शबनम ने ही ज़मीमा शाया करने के लिए कहा था, वरना ऐसी फजूल खबर पर ज़मीमा खसूसी को कौन बेवकूफ़ छाप सकता है। अब आप इसे इश्तिहार कहें या कुछ और, लेकिन ज़माना इश्तिहारबाजी का है। मैंने कहा, लेकिन क्या 25,000 ज़्यादा नहीं है? इस लिहाज से यकीनन ज़्यादा है कि आप ख़ुद इश्तिहार छापें तो शायद 5,000 में काम हो जाए, मगर क्या ये काम आप 3 घंटे में कर सकते हैं? अखबार के पास तो वसाइल हैं, एक पूरी तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म टीम है और तजर्बा है। इससे अगला मरहला होता है तकसीम का। आप सारे लाहौर में इश्तिहार कैसे तकसीम करेंगे? अखबार के पास तो हाकर्स की फ़ौज है। मैंने कहा, तुम बड़े अच्छे सेल्समैन हो। वो बोला, इसके अलावा आप पर क्यों बोल जाते हैं कि आपने सियासत की दुकान सजा रखी है, तो रोज़ीना ने ख़बरों की दुकान लगा रखी है फ़ायदे के लिए। वो भी खिदमत खल्क नहीं करती। फ़ायदा आपको देखते हैं तो क्या इसे नहीं देखना चाहिए? मैंने कहा, तुम्हारे दलाइल बहुत मजबूत हैं। मैं कायल हुआ, तुम जाओ और ज़मीमा छापो। इसके अलावा पर फिर वही मुर्दा सी मुस्कुराहट आई। अगर मैं इस बात की गारंटी दूँ कि ज़मीमा पूरा बिक जाएगा, रद्दी में नहीं जाएगा बल्कि हाथों हाथ लिया जाएगा, तो आप मुझे क्या देंगे? रईस हंसने लगा। ये भी तुम खुद ही बता दो प्यारे। वो बोला, आप मुझे सिर्फ 2,000 दे दें। ज़मीमे की 2-4 हज़ार नहीं 10,000 कापियाँ यूँ जाएंगी जूँ इसने चुटकी बजाई। मैंने कहा, ओके, 2,000 तुम्हारे। हालांकि 10,000 कापियाँ फ़रोख्त होंगी तो असल फ़ायदा होगा के मालकों को, मगर ये काम तुम कैसे करोगे? वो बोला, खसूसी ज़मीने बिकते हैं, एक सनसनीखेज़ सुर्खी पर। वो सुर्खी मैं बनाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने कुछ सुर्खियाँ लिखी थी, आप देख लें। पहली है, पुलिस ने इंतखाबात से कबल मुतअद्दिद सियासतदानों को कत्ल कराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मैं उछल पड़ा, ये सुर्खी कैसे हो सकती है? वो इसी स्पार्ट लहजे में बोलता रहा। दूसरी सुर्खी मुलाहजा हो, शाह आलम के बाद नवाज शरीफ और बेनज़ीर को कत्ल कराने के लिए पुलिस का मंसूबा। मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्या तुम पागल हो? वो बोला, तीसरी सुर्खी ये हो सकती है, पुलिस ने किराए के कातिल भर्ती कर लिए हैं, शाह आलम पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में थानेदार की गिरफ्तार। रईस ने कहा, यार तुम अखबार को बंद करा दोगे? इसने कहा, सर हम अपना काम समझते हैं, इसमें आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम अखबार वाले भी मदारी हैं, रोज़ ऐसा तमाशा दिखाते हैं। सुर्खी के नीचे कहीं मतन में हम लिख देते हैं कि गैर मुसद्दक़ा ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक। मैं हंस पड़ा, यानी झूठ बोलने के बाद क्या देते हो? दरोगा बरगंद वराबी, यही समझ लें। मगर इससे आपका काम तो हो जाएगा ना। जो सुर्खी देख कर ज़मीमा ख़रीदेगा फिर वही पूरी खबर भी पढ़ेगा। जल्दी फ़ैसला करें, वक्त कम है। मैंने कहा, फ़ैसला तो हो गया, लेकिन 25,000 में तुम्हें नहीं दे सकता। आपने मुझे मेरे 2,000 दे दें, बाकी रकम 1 घंटे के अंदर अंदर मिस रोज़ीना को पहुँचा दें, या मिस शबनम को इनसे बात करने की रकम मिल जाएगी। मैंने कहा, तुम्हारी मिस रोज़ीना का पहले कोई दूसरा अखबार था, क्या वो बंद हो गया? वो बोला, इनके कई अखबार बंद हो चुके हैं, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल डिक्लेरेशन इस्लामाबाद से नहीं लेना पड़ता, DC ऑफिस देता है, जितने चाहे ले लो, हर रोज़ नया अखबार निकाला जा सकता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वो चंद कदम गया और फिर लौट आया। एक और आइडिया है, अगर आप पसंद करेगा तुम एक माहिर मशीर बन सकते हो पब्लिसिटी के लिए। फिर ये रिपोर्टिंग का काम क्यों कर रहे हो? वो बोला, हर काम के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे आपके पास सियासत एक प्लेटफॉर्म है, इज़्ज़त, शोहरत और इक़्तिदार हासिल करने का। मेरे पास सहाफ़त की सनद ना होना, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा, आप अपना आइडिया बताओ। इसने कहा, अगर आप 10,000 खर्च करें तो 2 बड़े अखबारों में ये खबर पहले सफ़े की सुर्खी बन सकती है। मैंने कहा, वो कैसे? एक न्यूज़ एडिटर 5,000 रुपये ले लेता है, कम से कम 2 कालम की सुर्खी होगी, 3 की भी हो सकती है अगर लेआउट में जगह बन जाए। मैंने कहा, तुम क्या इनके एजेंट हो? मैं सबका एजेंट हूँ, सबके फ़ायदे की बात करता हूँ। इसने कहा, मैंने मशवरा तलब नज़रों से रईस को देखा तो इसने तायद में सर हिलाया। क्या इसके लिए भी मिस शबनम की ज़मानत ज़रूर होगी? आप चाहें तो मुझे अदायगी कर सकते हैं अभी। मैंने कहा, तुम्हें भी हम पर एतबार होना चाहिए। इसने कुछ सोचा और फिर सर हिला के रुखसत हो गया। पैसा बड़ी तेज़ी से ज़र परस्ती के मज़हब का खुदा बनता जा रहा है। पैसे की क़ुव्वत ख़रीद किसी सैलाबी रेले की तरह मुआशरे की इखलाकी कदरों पर गालिब आ रही थी। यहाँ तक कि सहाफ़त जैसे मुक़द्दस समझे जाने वाले पेशे में भी झूठ और मुनाफ़िक़त की दरारें पड़ गई थी।
पैसा एटमी ताकत से बड़ी ताकत बन गया था। इस पर से जायज़ और नाजायज़ का लेवल उतर गया था। हराम की कमाई के ख़िलाफ़ ईमान की मज़ाहमत रखने वाले इतने कमज़ोर पड़ गए थे कि इनका वजूद महसूस भी नहीं होता था। शाह आलम के लिए मदारी का आखिरी खेल पेश करने के लिए स्टेज सेट हो चुका था। इस रिपोर्टर का रुखसत होते ही मैंने होटल के असिस्टेंट मैनेजर को तलब किया। वो मेरा बहुत शुक्रगुजार रहा कि मैंने इस किसी मरहले पर इसको यहाँ होटल की इंतज़ामिया को अपने कानूनी मामलात में मुलव्वस नहीं किया। चुनांचे इसकी नौकरी और होटल की नेकनामी दोनों पर कोई हरफ नहीं आया। मैंने कहा, तुम्हें ज़्यादा मुतफ़िक्र होने की ज़रूरत नहीं। मैं इतना अरसा लंदन में रहा हूँ, अब जैसे ही यहाँ रिहाइश मुस्तकिल बंदोबस्त होगा मैं होटल से शिफ्ट कर जाऊँगा। इसने इखलाकन कहा, आप हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं सर, आपका यहाँ क़याम हमारी इज़्ज़त अफजाई है। मैंने कहा, शायद 2-4 दिन रहूँगा मैं यहाँ। मैंने फर्स्ट फ्लोर की तरफ आने वाले रास्ते पर स्पेशल सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर लिया सर, थैंक यू। आज शाम तक मैं किसी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहता, तो नो टेलीफोन कॉल, नो वेटर्स, नो विजिटर्स। मैंने इसे 10,000 रुपये देते हुए कहा, ये काम मेरे अकाउंट में जब एडजस्ट में हो जाएंगे। ये वो मेरा शुक्रिया अदा करके चला गया। तो मैंने रईस से कहा, बस अब 1 घंटे मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। रईस ने एक बैग खोला, ये है तेरी वर्दी और तेरे मुंह काला करने का सामान। मैंने कहा, नीलम इस वक्त कहाँ होगी? इसका शेड्यूल देख के बता सकता हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि वो आज कुछ जल्दी फारिग हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल इसके पास चला जाऊँ। वो खुश हो गया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम्हारे साथ रह, तेरे लिए इससे घर से ज़्यादा महफूज जगह कौन सी हो सकती है। मैंने वर्दी का मुआयना किया। सुरमई नीले रंग के कपड़े की ये वर्दी पतलून और बुशर्ट पर मुश्तमिल थी। इसके साथ मैच करती हुई सफ़ेद पट्टी वाली ड्राइवर की टोपी थी। इसे जिस्म पर चढ़ाने से पहले ज़रूरी था कि मैं अपना चेहरा भी बदलूँ। मेरे चेहरे पर कई हफ्तों की शेप थी जो बढ़ते बढ़ते बाकायदा दाढ़ी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मेरा पुराना हेयर स्टाइल भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। दाढ़ी में तो मैं खुद शेप करके बना सकता था, मगर किसी माहिर फ़न हेयर ड्रेसर की मदद से बगैर मैं अपने मौजूदा हेयर स्टाइल को बदलने से कासिर था। चेहरे के साथ मैं अपने हुलिये में नुमाया तब्दीली लिबास बदल कर सकता था। शाह आलम सियासी फ़ैशन के मुताबिक क्लब से खड़खड़ाते सफ़ेद लट्टे के शलवार कमीज़ और सियाह वास्कोट पब्लिक के सामने आया था और प्रेस के सामने पेश हुआ था। अखबारात में शाया होने वाली इस तमाम तस्वीर पर इस लिबास और वजह कथा के मुताबिक थी जो सियासत के खेल में हर मदारी ने इख्तियार कर लिया था। नासिर अजीम ये पेशा वाराना लिबास करके पैंट शर्ट और टाई या सूट में एक बिल्कुल नई शख्सियत के कालिब में ढल सकता था। हुलिया और लिबास में इस तब्दीली के और नाम मुख्तलिफ होने के बावजूद इस बात के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म नहीं होते थे। किसी तकरीब में, सियासी इज्तिमा में या राह चलते PJF के किसी पुराने हामी को या कारकुन को नासिर अजीम पर शाह आलम होने का शुबा हो जाए, लेकिन शाह आलम की आखिरी मौत में कोई शुबा नहीं रहेगा, तो देखने वाले को ये मुशाहबत एक इत्तेफाक से ज़्यादा चौंकाने वाली महसूस नहीं होगी। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी सूरत के नकोश की मुमासलत से किसी मशहूर शख्सियत के हम शक्ल नज़र आते हैं। ये बात हिटलर के बारे में ज़्यादा मशहूर है कि वो अपना एक हम शक्ल साथ रखता था और एक तकरीब में वो सिर्फ इसलिए बच गया कि वहाँ इसका डेलीगेट मौजूद था। दुनिया के कई सरबराहान ममलिकत जिनको अपने मुखालफिन और दहशत गर्दों से हमले का ख़तरा रहता है, ज़ाती सिक्योरिटी के लिए अपनी किसी हम शक्ल को कुर्बानी के बकरे के तौर पर हमर काब रखते हैं। अपना चेहरा और हुलिया बदल के किसी के नोटिस में आए बगैर होटल से निकलना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके लिए ज़रूरी था कि मैं खाली हाथ जाऊँ। अगर मैं सूटकेस उठा के जाता तो इंतज़ामिया की निगाहें ज़्यादा बारीक बीनी से मुझे ताड़ती कि कहीं कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान बिल के वाजिबात अदा किए बगैर तो फ़रार नहीं हो रहा। मैं अपना सामान रईस को भी दे सकता था, लेकिन इसमें भी ये रिस्क बहरहाल था कि मेरा सूटकेस इस मैनेजर की नज़र में आ जाए जिसने मुझे कुछ देर पहले पुलिस के साथ मेरे कमरे में आके जाए वारदात का मुआयना किया था। इसने मेरा सामान स्वीट नंबर 2 में शिफ्ट कर दिया था, तो वो सूटकेस को पहचान सकता था। फिर मेरे जहन ने इस मसले का हल भी तलाश कर लिया। मैंने रईस से कहा, यार तेरा एक दोस्त अजीरा ब्लेड उर्फ इंस्पेक्टर नज़ीर। रईस बोला, था क्या मतलब, वो फोत तो नहीं हुआ? मैंने कहा, इसके करतूत भी वही हैं। रईस हंसा, अबे चोर जाए चोरी से, हेरा फेरी से नहीं जाता। इस वक्त वो कैसे याद आ गया? मैंने कहा, वो एक काम कर सकता है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? इसका कोई फ़ोन नंबर वगैरह? फ़ोन नंबर तो है, लेकिन वो पाँव में मेहंदी लगा के घर में तो नहीं बैठा होता। इसे तो ढूंढना पड़ेगा इसके ठिकानों पर।